जीवन में 3 रिश्ते ऐसे हैं, जरूरी नहीं हो, अगर नसीब से हैं, 3 रिश्ते ऐसे हैं जिन पर अंधा विश्वास कर लेना चाहिए। अंधा विश्वास मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, फिर उस पर सवाल जवाब नहीं होते। और इनमें से दोस्ती ऐसा रिश्ता नहीं है। 3 रिश्ते हैं आपके जीवन में जिन पर अंधा विश्वास कर लेना चाहिए, उस पर सवाल जवाब नहीं होते हैं। सबसे पहले आते हैं पेरेंट्स। सबके पास नहीं होते हैं। अगर नसीब से माँ बाप हैं तो अगर वो कोई चीज़ कहते हैं ना, तो उसको हमें बिना सवाल जवाब के मान लेना चाहिए। अगर माँ ने कह दिया ना कि बेटा कुएं में कूद जा, फिर सवाल जवाब नहीं होता कि माँ मैं मर गई तो, अरे तो माँ ने सोचा होगा ना बोलने से पहले। अगर माँ ने ये कह दिया ना कि बेटा कुएं में कूद जा, तो कूद जा, फिर क्या होगा वो माँ जाने। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन पर अंधा विश्वास करना होगा। माँ ने कह दिया कूद जा, माँ ने कह दिया पढ़ाई कर ले, तो कर लेना। फिर अगर माँ बाप ने ये कह दिया है कि बेटा पढ़ ले, तो पढ़ ले। फिर और कुछ नहीं करना होता है। मैं शहर में बच्चों को घूमते हुए देखता हूँ सड़कों पर, इट हर्ट्स मी अ लॉट। शहर पे देखता हूँ, आपने भी देखा होगा, भटक देते हैं बाहर सड़कों पे। माँ बाप ने शायद उसके लिए नहीं बोला होगा। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, पर बुरा तो लगता है ना यार, मेरी भी तो बेटी है 5.5 साल की, तो मैं उसी इमोशंस के साथ पढ़ाता हूँ क्लास में। तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं बच्चों जिन पर हमें अंधा विश्वास कर लेना चाहिए, वहां सवाल जवाब नहीं होते। पेरेंट्स ने कहा है पढ़ना है तो पढ़ना है, गलत क्या है। दूसरा रिश्ता है डॉक्टर। डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए, आजकल की पब्लिक करती नहीं है। अरे तुमने जो प्रोफेशन चुना है उस पर अगर पेशेंट विश्वास नहीं करेगा, क्या फायदा फिर। आजकल लोग विश्वास नहीं करते। डॉक्टर से दवाई लिखवा कर लाते हैं, गूगल पे चेक करते हैं पहले। हाँ हाँ, खरीदने से पहले गूगल पे चेक करते हैं कि दवाई है या नहीं है। फिर डॉक्टर के पास गए क्यों बे। जब गूगल से दवाई पूछनी थी, गूगल पे देख लेते। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, पर डॉक्टर पर हमें विश्वास करना होगा। डॉक्टर से सर्जरी करवाने गए तो फिर विश्वास तो रखना होगा ना यार। हम जान हथेली पर लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ये दूसरा रिश्ता है। तीसरा रिश्ता है टीचर्स। और टीचर्स का ओहदा तो माँ बाप से भी ऊपर है। कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो टीचर्स तो भगवान है बे। तो टीचर्स अगर कोई बात कह देना, उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, सवाल जवाब नहीं करते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर्स पर अंधा विश्वास करें ना, पर एम जैसे टीचर पे कर लेना चाहिए। अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ काबिल है इसलिए कर रहे हैं, यू विल रियलाइज इट। तो अगर टीचर कह रहा है कि ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लिखने पर ध्यान नहीं देते हैं तो सुन लेते हैं ना। फिर आपको लिखने का जुगाड़ मैं कर दूंगा ना। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, और आज की क्लास जो है वो 1:45 के आसपास तक चलेगी। मैंने आपको बता दिया, टीचर ने कह दिया तो मान लो ना यार, क्योंकि पूरे फेज में सबसे पीछे हम चल रहे हैं। आप कहोगे 1 बजे छोड़ना, मैं 1 बजे छोड़ दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 1 बजे छोड़नी है, दिल पे पत्थर के मत बोलो। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, समय मांग रहा हूं। पैसा तो मांग लेना एक बार, अरे बार बार थोड़ा ना मांगेंगे। और उस पैसे की वैल्यू मैं आपको लौटाना चाहता हूं। मेरे लिए क्लास में बोलना इट्स नॉट इजी, मुझे नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है, इट हर्ट्स अ लॉट। यू विल हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट इट। मैं आज आपसे समय मांग रहा हूं, बाकी बच्चे से नहीं मांगूंगा। रीजन आपको समझ में आ रहा है क्या। वहां 2-2 लेक्चर खत्म हो गए हैं, किसी में तो 3-3 हो गए, अभी बगल वाली क्लास में तीसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है मेरा। यहां पर हमारा दूसरा क्लास है। तो मैं चाहता हूं कि हम कम से कम उनकी रिदम तक पहुंच पाए। तो क्या आज आप मुझे समय दे पाएंगे। दिल पे पत्थर रख के मत बोलो, मुझे पहले बता दो, या तो किसी सवाई छोड़ना है, मैं उसके हिसाब से रफ्तार मेंटेन करूंगा। क्या आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दे पाएंगे। तुम नाराज लग रहे हो। आज मांग रहा हूं समय, हर दिन नहीं मांगूंगा। आर यू श्योर। और विश्वास मानिए, ऐसे लेक्चर्स और ऐसे लेक्चर्स नसीब से मिलते हैं, सबको नहीं मिल रहे। तुम्हें लगता होगा ना खुद की तारीफ करता रहता है। अरे हमें मालूम है हिंदुस्तान के किस कमरे में कौन सा मास्टर क्या पढ़ा रहा है। अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं ना, तो हमें मालूम है बेटा जी, पूरे हिंदुस्तान के किस शहर में किस कमरे में मास्टर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, हमें मालूम है। कचरा पढ़ा रहे हैं वो। आपको सच बता रहा हूं, नो डिसरिस्पेक्ट, पर एज कंपैरिजन टू यहां कचरा पढ़ाया जा रहा है। वहां के बच्चे मां तक नहीं पहुंच रहे। आपको मां तो याद है ना, मिशन एम्स। तो मैं नाराज नहीं हूं, बस मैं आपसे आज समय मांग रहा हूं। रीजन क्योंकि हम सबसे पीछे चल रहे हैं बस। और आज मौका मिला है ना, आखिरी क्लास है, अगर 15-20 मिनट अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उनकी रफ्तार को पकड़ लेंगे, तो इसमें बुराई क्या है। मेरा साथ दोगे ना बच्चों। प्लीज थोड़ा मन को शांत रखना है ना, परेशान नहीं होना, बाद में परेशान ना हो जाओ इसलिए। और हाँ, मैं नॉन स्टॉप बोलने की कोशिश करूंगा, बस आप सुनेंगे समझेंगे, लिखना कुछ भी नहीं है। लिखने वाला काम अगली क्लास में कर लेंगे भले से, पर आज हम पढ़ने वाला काम कर रहे हैं। तुम नाराज हो क्या। गुड मॉर्निंग बच्चों।
थोड़ा अलर्ट होकर क्यों नहीं बैठ जाते आप? मन को थोड़ा शांत रखेंगे, बेहतरीन लेक्चर होगा। बगल वाली क्लास में जहां तक पढ़ा दिया है, अगर वहां तक पढ़ पाए मजा आ जाएगा। लेक्चर बढ़िया होगा, परेशान मत होना ना। अगर आपको ऐसा लगे कि सर छोड़ना है, मुझे बता देना, मैं छोड़ दूंगा। पर टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, एक फ्लो में लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। अब थोड़ा मन को शांत रखें। गुड मॉर्निंग बच्चों, थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना कंपलसरी होता है, ये कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। मैंने आपसे 2 चीजें मांगी थी पहली क्लास में। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना कंपलसरी होता है, स्पेशली एमजे सर की क्लास में। अरे टीचर मेहनत कर रहा है आपके लिए, मुझे मजा थोड़ा आ रहा है 2 घंटे की क्लास लेने में, मेरा गला दुखता है। 1 बजे क्लास छोड़ दूंगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। और वो सही तरीका नहीं है। अगले साल फिर आपको पिताजी से पैसे मांगने पड़ जाएंगे। मेरी सोच समझ में आ रही है क्या? थोड़ा मन को शांत रखें, शुरू करते हैं ना। थोड़ा मन को शांत रखना है ना। सुनिए, आपकी मॉड्यूल में हम लेफ्ट साइड वाले पेज में, पेज नंबर 170 पर हम बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं आज, है ना। थोड़ा सा मन को शांत रखना बच्चों, प्लीज, है ना। आपके मॉड्यूल में हम लेफ्ट साइड वाले पेज में, पेज नंबर 170 पर ऊपर एक भूरे रंग की पट्टी है। उस पट्टी पर हेडिंग लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ को समझाने के लिए हमारे पास 5 थ्योरी है, उसमें से 2 थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं, उनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। अब थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं, कुछ भी नहीं बोलना है। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब थोड़ा अलर्ट, एक्सट्रीम साइलेंस। बढ़िया क्लास होगी, चलिए शुरू करते ना, देखते कितना हो पाएगा ना। जब तक हमें धक्के मार कर नहीं निकाल देंगे, हम पढ़ते रहेंगे। अरे ठीक है ना बच्चों, आराम से, प्लीज मन को शांत करें। आज मैं आपसे समय मांग रहा हूँ ना, नाराज नहीं होना। सुनिए, इवोल्यूशन क्या है? ये बस एक कहानी है। साइलेंस। इवोल्यूशन इज ए स्टोरी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है बेटा। ये कहानी है 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखो आज भी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है। कहानी के अंदाज में सुनेंगे। ये कहानी बेटा 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बन चुका है 20 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट गोस टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी ब्रह्मांड में धरती के बनने की बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्रेडिट वंस अगेन गोस टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। हालांकि जो धरती पहले बनी थी, अर्ली अर्थ, उस पर एटमॉस्फेयर नहीं था। क्यों? क्योंकि जितने भी गैसेस बनती थी, उनकी वेलोसिटी एस के वेलोसिटी ज्यादा होती थी, तो वो धरती के सरफेस पर ठहरती नहीं थी, बनते यहाँ से उड़नछू हो जाती थी। इसलिए पहली धरती पर जो एटमॉस्फेयर नहीं था, वो एटमॉस्फेयर बाद में बना था। वो आज की क्लास में बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट। आज धरती पर जीवन कैसे बनता है हमें मालूम है बेटा। आज धरती पर जीवन बनता है रिप्रोडक्शन से। कुछ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और धरती पर जीवन बनता है। ये कहानी इस बात की नहीं है कि धरती पर आज जीवन कैसे बनता है, ये कहानी इस बात की कि धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्स्ट। और धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा, यानी द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, उसको समझाने के लिए हमारे पास 5 थ्योरीज हैं। आपके सामने नाम लिखा हुआ है। पहली थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये भगवान के हिसाब से चलती है, रिजेक्टेड। कुछ याद आ रहेगा? दूसरी थ्योरी है कॉस्मिक पेंसिलोमिया थ्योरी, ये कहती है कि जीवन आसमान से आता है, रिजेक्टेड। डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम रिवाइज कर चुके हैं। अब सुनना ना। तीसरी थ्योरी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपके मॉडल में लेफ्ट साइड वाला पेज है। तीसरी थ्योरी का नाम देखो लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसको ए बायोजेनेसिस कहा जाता है। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज मेरा साथ दीजिए ना, हमें आपको मां तक पहुंचाना है। एंड आई एम वेरी सीरियस रिगार्डिंग दिस। तो बस सुनना, समझना। आज की क्लास में रटने की कोशिश मत करना। अगर 15 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत हम उस स्पीड को कैच कर पाएंगे, बस इसलिए आपसे समय मांग रहा हूँ। सुने, इवोल्यूशन बस एक कहानी बेटा। ये कहानी ब्रह्मांड के बनने की बन चुका है, बिग बैंग थ्योरी। ये कहानी ब्रह्मांड में धरती के बनने की बन चुकी है, बिग बैंग थ्योरी। अब ये कहानी धरती पर पहले जीवन के बनने की, यानी समझो भगवान के हिसाब से नहीं आता है, आसमान से नहीं आता, रिजेक्टेड है। अब तीसरी थ्योरी क्या कहते हैं सुनना ना। समझे, यहां पर हम पंडितों की बात करते हैं, रिजेक्टेड। यहाँ पर हम जो है अर्ली ग्रीक थिंकर्स, याद करो अर्ली ग्रीक थिंकर्स आते हैं। यहाँ पर कौन आ चुके हैं? अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स आ चुके हैं। ये वर्ड मॉड्यूल में नहीं है, 720 की तैयारी है, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, सुनना ना। अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स, पहली बात तो ग्रीस में जो रहते हैं उनको ग्रीक कहा जाता है। फिलोसोफर वो होते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं है, अरे ये तो सिर्फ सोचते थे, ग्रीक थिंकर्स। फिलोसोफर वो होते हैं जो चीजों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, अरे इनको दार्शनिक कहा जाता है। ये चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं, फिर सोचते हैं, और उसके बाद जो है लोगों के सामने अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दो, ये जो तीसरी थ्योरी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपको क्या समझाना चाहती है? द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द ओरिजिन ऑफ अर्थ, या ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। ये आपको समझाना चाहती है कि धरती पर पहला जीवन कैसे आया था, या धरती पर जीवन कैसे आता है। पहले तो एक सवाल का जवाब दो, ये थ्योरी सही होगी या गलत होगी? गलत होगी। अरे गलत होगी, पर रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब सुनना, यहाँ पर आ चुके हैं ग्रीक फिलोसोफर्स। अब समझिए, ये थ्योरी सरासर गलत है, पर गलत होने के बावजूद भी इस थ्योरी को कई सालों तक सही माना गया। रीजन, क्योंकि इस थ्योरी को बहुत बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स ने जाने अनजाने में सपोर्ट कर दिया था। जैसे एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया था, एरिस्टोटल का नाम सुना? एरिस्टोटल बेटा, एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो समझो, यानी गलत थ्योरी है। अब इसको हम गलत साबित करेंगे, पर गलत थ्योरी होने के बावजूद भी, चूंकि एरिस्टोटल ने फादर ऑफ बायोलॉजी ने इसको सपोर्ट कर दिया था, इसलिए इसको गलत होने के बावजूद भी कई सालों तक इसको सही माना गया। अब जरा हम एरिस्टोटल से पूछते हैं कि अंकल आप बताओ कि धरती पर पहला जीवन कैसे आया होगा? तो एरिस्टोटल कहते हैं, धरती पर पहला जीवन क्या बात करते हो? अरे धरती पर जब भी कोई नया जीवन आता है, वो भगवान नहीं बनाते, वो तो हमको मालूम है। वो कहते हैं आसमान से नहीं आते, वो तो हमको मालूम है। वो कहते हैं कि धरती पर पहला जीवन जो है वो अपने आप आया होगा।
धरती पर जब भी कोई नया जीवन आता है वो अपने आप आता है। ये और भी बड़े वाले हैं। वो कहते हैं कि भगवान बनाते हैं, थॉमस में आता है। मुस्कुराहट इंपॉर्टेंट है, हंसी नहीं, समझे? मुझे बहुत बोलना है बेटा ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये कहता है कि भगवान बनाता है रिजेक्टेड, ये कहता है आसमान से आता है रिजेक्टेड। ये क्या कहते हैं कि धरती पर पहला जीवन या आज जब भी कोई जीवन आता है वो अपने आप आता है, यानी समझो स्पॉन्टेनियसली जनरेट होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, तभी तो इस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। शन 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 द फिनोमेना ऑफ अपने आप जनरेट होना, वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब पब्लिक ने एरिस्टोटल को पकड़ लिया, अंकल देखो माना कि आप फादर ऑफ बायोलॉजी, पर पब्लिक को इतना पागल तो मत बनाओ। आप ये कह रहे हो कि धरती पर जीवन अपने आप आता है, पर किसी ना किसी चीज से तो आता होगा। तो वो कहते हैं धरती पर जीवन अपने आप आता है, पर वो नॉन लिविंग चीज से आता है। किससे आता है? वो नॉन लिविंग चीज से आता है, यानी अपने आप आता है पर नॉन लिविंग चीज से आता है। इसलिए इस थ्योरी का एक और नाम है द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। एसर्शन रीजन बनेंगे, समझना। जीवन अपने आप आता है इसलिए कहलाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जीवन नॉन लिविंग से आता है इसलिए कहलाता है ए बायोजेनेसिस। बेटा सिस का मतलब प्रोसेस, जन का मतलब जनरेट होना, बायो का मतलब होता है लिविंग, आगे ए लग गया मतलब नॉन लिविंग। यानी कह रहे हैं नॉन लिविंग से जीवन जनरेट होता है। मतलब इनके हिसाब से तो ये जो मार्कर है इससे जो है बच्चा पैदा हो जाएगा, सरासर गलत है। अरे ये यही तो कह रहे हैं कि नॉन लिविंग चीज से जो है जीवन उत्पन्न होता है, यानी इनके हिसाब से तो ये जो बोर्ड है यहाँ से बच्चा पैदा हो जाएगा, जो हमारे एसी पंखे कूलर हैं इनसे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो हमने इनसे पूछा कि एस्टोटल अंकल बताओ तो सही, कौन कौन सी लिविंग चीजें हैं जिनसे जीवन अपने आप पैदा हो सकता है? तो एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने हमको दो चीजें बताई है। ये क्या कहते हैं? डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। अब चेक करो, लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसमें 1.5-2 लाइनें हैं, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। बेटा समझना, डिकेइंग एंड रोटिंग का मतलब होता है सड़ता हुआ, समझो सड़ता हुआ। स्ट्रॉ का मतलब होता है चारा। आपने सुना गाय भैंस को चारा खिलाते हैं, मुझे तो बताओ चारा जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। मड का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बस इतना याद रखना है, यानी इनके हिसाब से जो सड़ता गलता चारा होता है स्ट्रॉ, और जो कीचड़ होता है मड है, बेटा ये नॉन लिविंग है। तो इन नॉन लिविंग चीज से जीवन अपने आप पैदा होता है, यानी नॉन लिविंग से आता है इसलिए इसको ए बायोजेनेसिस कहते हैं, और अपने आप आता है इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता है। अब हमने इनकी थ्योरी को सुन लिया, हमने इनकी थ्योरी को सुन लिया। मुझे तो आपको इनकी थ्योरी सही लग रही है गलत लग रही है? सरासर गलत है, पर एरिस्टोटल अंकल मान थोड़ा रहे हैं। अरे समझो वो बहुत ही बड़े ग्रीक फिलोसोफर है, वो तो क्या कह रहे हैं कि धरती पर जब भी जीवन आता है वो नॉन लिविंग से आता है ए बायोजेनेसिस, अपने आप आता है स्पॉन्टेनियस। उनको गलत साबित करने के लिए हम अब चौथी थ्योरी की बात करते हैं, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब समझना, पहली बार दो पढ़े लिखे साइंटिस्ट आए, मॉडर्न में नाम नहीं है, दो साइंटिस्ट आए बेटा, हार्वे एंड हक्सले। अभी तक पंडित चल रहे थे, ग्रीक थिंकर्स चल रहे थे, ग्रीक फिलोसोफर चल रहे थे, पहली बार पढ़े लिखे साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक थ्योरी दी है। उस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। प्लीज ध्यान सुना बेटा, ये ए बायोजेनेसिस है। आप जाग तो लेना बेटा, मेरे पास लेक्चर्स की कोई कमी नहीं है, आपके पास समय की कमी है, इसलिए मुझे रफ्तार से बोलना पड़ रहा है, तो मेरा साथ दे बच्चों। समझो ये ए बायोजेनेसिस है, ये बायोजेनेसिस है। मुझे तो ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या है? नॉन लिविंग से लाइफ आती है, सरासर गलत है। तो बायोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है, और ये बात बिल्कुल सही है। अरे समझो, हम जो आए हैं माँ बाप से तो आए, हम दीवार से थोड़ा निकले हैं। हम माँ बाप से आए, कोई बैक्टीरिया पे आता है, वो बैक्टीरिया से ही पैदा होता है। और जो अमीबा होता है वो पहले वाले अमीबा के बाइनरी फिशन से आता है। कोई सेल भी अगर होता है तो पहले वाले सेल के डिवीजन से ही आता है। जो बछड़ा होता है वो गाय से तो पैदा होता है, जो पिल्ला होता है वो फीमेल डॉग से ही तो पैदा होता है। यानी कुल मिला के जीवन जो है वो कभी भी नॉन लिविंग चीज से नहीं आता है, जीवन हमेशा पहले वाले जीवन से ही आता है। अरे लाइफ हमेशा जो है वो लाइफ से ही आती है। इसको समझाने के लिए इन्होंने लैटिन में एक फ्रेज दिया था, बॉडी में नहीं लिखा हुआ है, मैं समझाना चाहता हूं। इन्होंने लैटिन में एक फ्रेज दिया था, ओमनिस विवम एक्स ओवो और। इसका मतलब क्या बेटा? ओमनी का मतलब होता है ओल, सुना आपने? ओमनीवोरस, जो सब खाता है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, वीवम का मतलब होता है लाइफ, और एक्स का मतलब तो आपको पता है पहले वाली या फिर पहले वाला। यानी कुल मिला के क्या कहते हैं? ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम पहले वाली लाइफ, यानी लाइफ हमेशा जो है वो पहले वाली लाइफ से ही आता है। आप चेक करो, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में लिखा हुआ है, देखो लिखा, लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मुझे आप सोच के बताओ, ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस में से कौन सी थ्योरी सही है? बायोजेनेसिस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज धरती पर जब भी कोई नया जीवन आता है तो कैसे आता है, आंसर है बायोजेनेसिस। अरे जीवन हमेशा पहले वाले जीवन से ही आता है। ये जो मार्कर है इससे बच्चा थोड़ा पैदा होगा। अरे समझो, जीवन हमेशा पहले वाले जीवन से ही आता है, ये बिल्कुल सही है। अब समझो, एरिस्टोटल साहब मान नहीं रहे, वो कहते हैं कि हमको तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो। तो समझो, इसको सही साबित करने के लिए और ए बायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत साबित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से जो फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था लुईस पास्चर। आपका नाम सुना होगा आपने, लुईस पास्चर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, लुईस पास्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हो काले रंग में हेडिंग लिखा हुआ है,
काले रंग में हेडिंग लिखा हुआ है लुईस पास्चर्स स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, और नीचे नीचे डब्बे में फोटो बना हुआ है। वो फोटो मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट सामने देखो, समझो। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म होगा, सुन लेना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, मान लो उन्होंने एक फ्लास्क लिया, डायग्राम पे फोकस मत करो ना। उन्होंने इसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन बनाया, मान लो चीनी का सॉल्यूशन बनाया है शक्कर का, मुझे तो शुगर सॉल्यूशन है, तो अभी लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाए, सुनना। अरे इसमें हमने शुगर का सॉल्यूशन डाला है, चीनी का, समझो इसमें मीठा पानी है, तो फिलहाल ये नॉन लिविंग है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई को डाला है। आपने सुना सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, यानी मैं यीस्ट की बात कर रहा हूं बेटा। इसके अंदर उन्होंने जो है यीस्ट को डाला है। यीस्ट क्या है? फंगस है बेटा। इसके अंदर उन्होंने यीस्ट को डाल दिया है, फंगस को डाल दिया है। तो अब ये सॉल्यूशन लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है। अरे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब लिविंग स्ट्रक्चर हैं, समझो। इसके अंदर फंगस के अंदर यीस्ट आ चुका है, इसका मतलब ये लिविंग सॉल्यूशन हो चुका है। तो यानी अभी ये सॉल्यूशन जीवन है और इसमें लाइफ है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बर्नर लगा के इसको गर्म कर दिया, और आपको पता है हाई टेम्परेचर पर ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही गर्म किया, मान लो यीस्ट मर चुका है, यानी अब ये किल्ड यीस्ट हो चुका है। तभी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये प्री स्टेरलाइज्ड शुगर सॉल्यूशन है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसको हमने स्टेराइल बना दिया है। बेटा स्टेराइल बनाने का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना। अरे आपने इसमें से बैक्टीरिया, फंगस को सबको खत्म कर दिया है, तो अब ये स्टेराइल सॉल्यूशन हो चुका है। मैंने कहा इसमें किल्ड यीस्ट है, मतलब ये लिविंग सॉल्यूशन है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग सॉल्यूशन है। अरे अभी इसमें जीवन नहीं है, जीवन था पर आपने गर्म करके मार दिया है, तो अभी इसमें जीवन नहीं है। अभी सॉल्यूशन बहुत ही गर्म है। उन्होंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को उन्होंने जो है 2 फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर किया। अरे बहुत आसान है। उन्होंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को उन्होंने जो है 2 फ्लास्क के अंदर इक्वली डिवाइड किया, कुछ इस तरह से। मुझे तो दोनों के अंदर जो यीस्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, यानी किल्ड यीस्ट है। लेक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, यहाँ पर जो ये किल्ड यीस्ट है, यानी कि मरा हुआ यीस्ट है। पर डिफरेंस इतना है, ये वाला जो फ्लास्क लिया, इसकी गर्दन उन्होंने तोड़ दी, यानी ब्रोकन नेक, इसकी गर्दन तोड़ दी। और दूसरा जो फ्लास्क उन्होंने लिया था, वो लिया था उन्होंने हंस की गर्दन जैसे, यानी कि स्वान नेक। तभी तो एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब समझो, शुरुआत में दोनों सॉल्यूशन बहुत गर्म थे, और जब गर्म होंगे उसमें से वेपर उड़ेगी, अरे भाप उड़ेगी ना, समझो। चूंकि इसकी गर्दन टूटी हुई है, तो सारी की सारी वेपर जो है वो आकाश में निकल गई, यानी वेपर तो उड़ गई। पर चूंकि यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, तो जितनी भी वेपर उड़ेगी वो इस कांच की बाउंड्री पर, इस कांच की बाउंड्री पर ऐसे चिपक जाएगी। आपने देखा होगा जब कांच पर हम फूंक मारते हैं तो जाहिर बात है कुछ वेपर जो है वो कांच पर चिपक जाती है। अरे समझो, यहाँ से जो वेपर उड़ेगी वो जो है इस कांच की बाउंड्री पर चिपक जाएगी। अब सुनना, अभी तो ये सॉल्यूशन बहुत गर्म है, मुझे सोच के बताओ दोनों में लिविंग यीस्ट है या किल्ड यीस्ट है? किल्ड यीस्ट है, यानी कि मरा हुआ यीस्ट है। अब उन्होंने इनको ठंडा होने का समय दिया। अरे ठंडा होने का समय दिया, और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि इस वाले सॉल्यूशन में उनको जर्म्स देखने को मिल गए। बेटा जर्म्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। यहाँ पर उनको जर्म्स देखने को मिल गए, और यहाँ जर्म्स देखने को नहीं मिले। अब अगर हम एरिस्टोटल को बुलाएंगे तो एरिस्टोटल अंकल क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे, देखो भाई साहब, यहाँ पर मरा हुआ यीस्ट था, समझो। उससे अपने आप कौन आ गए हैं? बैक्टीरिया आ गए हैं। ये तो अपने आप आए हैं, अरे जेब से निकाल के थोड़ा रखे हैं, यानी समझो ये अपने आप आए हैं, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और ये नॉन लिविंग से आए, इसका मतलब ए बायोजेनेसिस। अरे वो तो यही कहेंगे ना कि मरे हुए यीस्ट से अपने आप बैक्टीरिया पैदा हो गए। अरे ये यहाँ से पैदा नहीं हुए हैं। अगर मरे हुए यीस्ट से बैक्टीरिया पैदा हो सकते तो यहाँ पर भी तो मरा हुआ यीस्ट था। आप जागरण बेटा, अरे यहाँ पर भी तो मरा हुआ यीस्ट था, यहाँ से भी तो बैक्टीरिया पैदा होने चाहिए थे। यानी एक्चुअली में ये जो बैक्टीरिया यहाँ पैदा हुए ना, ये मरे हुए यीस्ट से पैदा नहीं हुए हैं। ये कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। अरे मान लो यहाँ हमारी एयर है, हमारी हवा है, क्या हमारी एयर में जर्म्स होते हैं? अरे जो हमारी एयर बेटा, इसमें बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना, कोरोना वायरस होता है, समझो। यानी ये जो हमारी एयर है ये जर्म से लदी हुई है, ये जर्म से लदी हुई एयर है। एनसीईआरटी का वर्ड है जर्म लादेन एयर। समझो ये हमारी एयर है, इसमें जर्म्स भरे हुए हैं। अब आप खास बात देखो, इसकी गर्दन टूटी हुई थी, तो जो एयर है वो एयर जो है ऐसे कैसे इसके अंदर चली जाएगी? तो एयर के जो जर्म्स थे वही जर्म्स आपको यहाँ देखने को मिले। मुझे तो यहाँ जो जर्म्स आए हैं, क्या ये मरे हुए यीस्ट से आए हैं क्या? अरे समझो, वहां जो जीवन था वही जीवन यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी जीवन कभी भी नॉन लिविंग चीजों से नहीं आता है, जीवन हमेशा पहले वाले जीवन से ही आता है, यानी कि बायोजेनेसिस होता है। समझो यहाँ पर आपको जर्म्स देखने को क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ जब हवा घुसी होगी तो उसके जो जर्म्स थे, अरे जो बैक्टीरिया थे, वो ये जो वेपर थी, इन वेपर में क्या हो गए, वो ट्रैप हो गए और वो यहाँ चिपक गए। तो अंदर जो है सिर्फ फ्रेश एयर गई होगी, यहाँ पर जर्म्स पहुंचे नहीं। और जब जर्म्स नहीं पहुंचे तो यहाँ पर आपको जर्म्स देखने को नहीं मिले। तो कंफर्म हो गया ना बेटा कि मरे हुए यीस्ट से लाइफ कभी भी ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। तो लाइफ हमेशा जो है वो पहले वाली लाइफ से ही आती है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, लुईस पास्चर का ये जो एक्सपेरिमेंट था,
ये एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस में से वो कौन सी थ्योरी है विच वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल? ए बायोजेनेसिस। अरे ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद एरिस्टोटल साहब ने मान लिया, अरे समझो अगर नॉन लिविंग से जीवन आ सकता बेटा तो ये भी तो मरा हुआ यीस्ट था, यहाँ पे तो जम्स आने चाहिए थे, तो यहाँ पर जम्स नहीं आए, इसका मतलब कंफर्म है नॉन लिविंग से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी समझो ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसको फाइनली डिसमिस कर दिया गया है। मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या बायोजेनेसिस की थ्योरी सही है या गलत है? सही है। बायोजेनेसिस क्या कहती है? लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्ट लाइफ। ये बिल्कुल सही है। आज के जमाने में अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी नई लाइफ कैसे आती है तो आप क्या कहोगे? पहले वाली लाइफ से ही आती है। अरे हम माँ बाप से तो आए हैं, तो वो भी जीवन है, तभी तो हम जीवन है। समझो यानी कि लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है। ये थ्योरी बिल्कुल सही है, पर हम क्या ढूंढ रहे हैं? धरती पर पहली लाइफ कैसे आई है? अरे ये थ्योरी क्या कहती है? लाइफ हमेशा लाइफ से आती है। ये बिल्कुल सही है, पर हम तो ये ढूंढ रहे हैं कि धरती पर पहली लाइफ कैसे आई है। तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है, पर ये हमको ये नहीं बता पाई कि धरती पर पहली लाइफ कहां से आती है। इसीलिए आज भी एक थ्योरी की जरूरत है जो हमें क्या बताएगी फर्स्ट लाइफ कैसे आई। तो वो थ्योरी नंबर 5 वाली, दैट इज ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। आप चेक करो, लेफ्ट साइड वाला पेज चल रहा है, पेज नंबर 170, लेफ्ट साइड वाला पेज नंबर 170 देखो, लेफ्ट साइड वाला। नीचे देखो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट का फोटो है बेटा, आप 171 देख रहे हो। तो पेजेस समझ में आते हैं लेफ्ट राइट? मैं आपको मां तक पहुंचाना चाहता हूं। हमें यही समझ नहीं आ रहा कि 170 कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है। मैं लेफ्ट साइड बोल रहा हूं। नीचे देखो वहां पर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट का फोटो बना हुआ है, मिल गया बेटा जी। उस फोटो के जस्ट ऊपर देखो नीले रंग का एक बिंदु। नीले रंग का बिंदु मतलब एनसीईआरटी। वो बिंदु पढ़ो क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल, हाउएवर दिस कुड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। ये समझ में आ रहा है क्या? यानी लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है ए बायोजेनेसिस, ये रिजेक्ट हो गई। पर बायोजेनेसिस हमें ये नहीं बता पाई कि धरती पर पहला जीवन कैसे आता है। अब धरती पर पहला जीवन कैसे आता है वो हमें सक्सेसफुली बताएगी नंबर 5 थ्योरी। राइट साइड पेज पर आ चुके हैं। 5वां हेडिंग लिखा हुआ है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ये एक मॉडर्न थ्योरी है। मुझे बस इतना बता दो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज धरती पर जीवन कैसे आता है, आंसर बायोजेनेसिस। तुम जाग तो रहे हो ना बेटा? अगर पूछा जाए आज धरती पर जीवन कैसा आता है, कंफर्म बायोजेनेसिस। पर हम ये जानना चाहते हैं कि धरती पर पहला जीवन कैसा है, तो उसका आंसर है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ये सुनना, आज के टाइम पर ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी नहीं चलती है। आज के टाइम पर क्या चलता है? बायोजेनेसिस। तो धरती पर पहला जीवन कैसा है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास थ्योरी दैट इज ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। अब वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, थोड़ा लेट होकर बैठ जाओ ना। बेहतरीन क्लास है, आप पढ़ने मूड में हो? थोड़ा समय मैंने आपसे एक्स्ट्रा मांग लिया है, आराम से पढ़ना चाहते हैं। सुनना कहानी बेटा, कहानी के अंदाज में सुनते हैं। सुने, आपकी मॉड्यूल के सिर्फ 2 पेज पढ़ना चाह रहे हैं अब हम। एक राइट साइड वाला पेज, एक पन्ना पलटोगे वो पेज है बस। 171 और 172 क्या हम पढ़ पाएंगे क्या? मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे समझाना ज्यादा है। कहने को वो एक पेज है बस, समझ में आ रहा है? उसको आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा लेट होकर बैठ जाए। बढ़िया कहानी है, सुनना ना। ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी ये आपको ये समझाएगी कि धरती पर पहला जीवन कैसा है, ये समझना ना। ओपेरिन और हेल्डेन जो है ये दोनों साइंटिस्ट हैं। एक एक चीज कवर करेंगे। दोनों साइंटिस्ट हैं। ओपेरिन जो है वो रशिया के थे, हेल्डेन जो है वो इंग्लैंड के थे। लिखना नहीं बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ओपेरिन रशिया के थे, हेल्डेन इंग्लैंड के थे। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी है। थ्योरी का नाम है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। पर इस थ्योरी में मैक्सिमम जो काम किया था वो ओपेरिन साहब ने किया था। मतलब हेल्डेन साहब तो बस घूमने आ जाते थे कि और ओपेरिन क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना, तुम्हें नाश्ता वास्ता चाहिए तो हम भिजवा देंगे, पैसों की कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास करने आते थे। मतलब मेन काम किसने किया? ओपेरिन ने। इसलिए ओपेरिन का नाम आगे लिखा हुआ है। हेल्डेन ओपेरिन नहीं बोलते, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी बोलते हैं। इसलिए कई बार इसको ओपेरिन थ्योरी भी कह देंगे, इसको जो है हम ओपेरिन थ्योरी कह देंगे। तो जब ये किताब छपी, जब ये थ्योरी छपी ना, फिर तो किसकी किताब में छपी? ओपेरिन की किताब में। और ओपेरिन की किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आप देखो राइट साइड पेज, आपको ऊपर देखो काले रंग में एक बिंदु मिलेगा, उसमें देखो लिखा हुआ है ओपेरियंस थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक, और उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी थ्योरी दोनों की है, पर मेन काम ओपेरिन का है। इसलिए किसकी किताब में छपी है? ओपेरिन की किताब में छपी है। अब मैं आपके सामने ओपेरिन की थ्योरी रखने जा रहा हूं, सामने देखना ना। ओपेरिन की जो कहानी है इसके 2 हाफ है बेटा, प्लीज अलर्ट होकर बैठ जाओ। ओपेरिन की जो कहानी इसके 2 हाफ है, कोशिश करते हैं कि आज हम दोनों कर लें।
बगल वाली क्लास में हो चुके हैं, कोशिश करते हैं सुनना ना। ओपेरिन की कहानी के दो हाफ हैं, जैसे पिक्चर के दो हाफ होते हैं, इंटरवल से पहले इंटरवल के बाद के। इस कहानी के दो हाफ हैं। इसका जो पहला हाफ है वो कहलाता है केमिकल इवोल्यूशन, इसका दूसरा हाफ कहलाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पर एक चीज समझना, ओपेरिन की जो थ्योरी है इसको एक और नाम दिया जाता है। इस थ्योरी का एक और नाम है बेटा प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। ध्यान सुनो, प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। चलो मैं एक सवाल का जवाब दो, ए बायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? नॉन लिविंग से लाइफ आती है। तो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी सही है कि गलत है? गलत है। अरे तीसरे नंबर वाली वो सरासर गलत है, और ओपेरिन की थ्योरी तो सही है। तो ये ए बायोजेनेसिस थोड़ा है, ये उसका एक वर्जन है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस। अरे ये ए बायोजेनेसिस नहीं है बेटा, ए बायोजेनेसिस सरासर गलत थ्योरी है। ये ए बायोजेनेसिस नहीं है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। क्या वर्जन है? नाम के आगे प्राइमरी लगा हुआ है ना, प्राइमरी मतलब होता है पहला। यानी ये थ्योरी क्या कहती है, धरती पर जो पहला जीवन बना था वो ए बायोजेनेसिस से बना था बस। यानी जो पहला जीवन बना था वो नॉन लिविंग से बना था। अरे पहला जो जीवन है वो नॉन लिविंग से बना था, उसके बाद जितने भी जीवन बने फिर वो उसी से बने हैं। आपको समझ में आ रहेगा बेटा? प्राइमरी मत, अरे मुझे बताओ ए बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई जीवन बनता है नॉन लिविंग से बनता है। गलत है। ओपेरिन की थ्योरी क्या कहती है, पहला जो जीवन है बस वो नॉन लिविंग से बना था। यानी पहली बार धरती पर क्या हुआ था, ए बायोजेनेसिस, बस एक बार हुआ था। उसके बाद हमेशा क्या होता है, बायोजेनेसिस होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब समझो, ओपेरिन की जो थ्योरी है उसके दो हाफ हैं। धरती पर पहले हुआ था केमिकल इवोल्यूशन, बाद में हुआ था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन को कीमोजेनी भी कहते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बायोजेनी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है केमिकल जनरेट होंगे कीमोजेनी, और यहां पर लाइफ जनरेट होगी वो है बायोजेनी। तो पहला हाफ पढ़ेंगे, फिर दूसरा हाफ हम पढ़ना चाहते हैं। अब सुना ना, केमिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है, हम सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट जैसे कि एटम, एटम से सिंपल क्या होगा ना, आपको समझ में आता है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, CH बॉन्ड है वो ऑर्गेनिक है, बाकी इनऑर्गेनिक है। एटम्स जो है वो इनऑर्गेनिक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बस आज का लेक्चर आप सुनोगे बच्चों, आपको मजा आ जाएगा, सुनना ना। तो केमिकल इवोल्यूशन का मतलब है सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट, यानी एटम से शुरू करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना, जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। मैं पॉलीसेकेराइड के लिए सी लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन के लिए पी लिख दिया ना, तो मैं पॉलीसेकेराइड के लिए सी लिख रहा हूं। पहले तो मुझे बताओ, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं लिविंग है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है बेटा। प्रोटीन अकेला पड़ा होता है, नॉन लिविंग है। लिपिड अकेला होता है, नॉन लिविंग है। जो कार्बोहाइड्रेट अकेले होते हैं वो नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग है। अब समझो, एटम से शुरू करके हम इनको बनाएंगे तो वो कहलाएगा केमिकल इवोल्यूशन। फिर हम इनसे शुरू करके पहला जीवन बनाएंगे, वो कहलाएगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये समझ में आ रहेगा? तो आप देखो, पहला जो जीवन बना वो इनसे बना, और ये लिविंग थे या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है, तभी तो नाम दे रहे हैं प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। ये समझ में आ रहेगा? अब अगर मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताऊं, पहले सुन लो, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, पहले एनसीईआरटी की लाइन सुनना। ओपेरिन ऑफ रशिया, सुन लो बेटा, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी पहली जो लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई होगी, मतलब इनसे लाइफ आई थी। ये केमिकल इवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल? बायोलॉजिकल। और इस तरह से जो लाइफ आई थी, इट वाज प्रिसीडेड बाय, प्रिसीडेड मतलब पहले, उससे पहले क्या हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन। और केमिकल में हमने क्या किया होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से शुरू होकर हमने डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए होंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। राइट साइड वाला पेज है बेटा जी, आज के लेक्चर मिस मत करना बच्चों ना। राइट साइड पेज है, ऊपर ही पर हेडिंग लिखा हुआ है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, मिल गया क्या? वहां देखो नीले रंग में लाइनें हैं, वो लाइनें पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सर्कल करो फर्स्ट। वो तो अगर आपसे पूछा जाए आज लाइफ कैसे आती है, आंसर बायोजेनेसिस। हम जानना चाहते हैं पहली लाइफ, तो वहां क्या लिखा हुआ है, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे आरएनए, प्रोटीन। यानी पहली लाइफ इनसे बनी थी, तो इनसे पहली लाइफ का बनना ये केमिकल इवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल? बायोलॉजिकल। और इससे पहले केमिकल हुआ होगा, तो आगे लिखा हुआ है एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constraint। अब मैं आपके सामने ओपेरिन की थ्योरी पेश कर रहा हूं एमजे सर की जुबानी। गुड मॉर्निंग बच्चों।
मुझे इतना बता दो, पहले केमिकल इवोल्यूशन होगा या बायोलॉजिकल? कोशिश करते कि आज दोनों हो जाए, और कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मेरा साथ देंगे ना बच्चों? बेहतरीन क्लास है, ऐसे लेक्चर्स और ऐसे लेक्चरर्स बार बार नहीं आते। ये बात समझ में आती है क्या? इट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अभी मैं कह रहा हूं इट विल बी, थोड़ी देर बाद मैं कहूंगा इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। डिफरेंस समझ में आता है क्या? डिफरेंस समझ में आता है क्या? इस विल से लेकर वास के बीच का जो समय ना, इसको वेस्ट मत करना बच्चों। मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा, अलर्ट होकर बैठ जाओ। नहीं लिखना है, लिखने की इच्छा होगी मैं अगली क्लास में पूरा लिख दूंगा। पर आइए यहां लिखते हैं, सुने। ओपेरिन की थ्योरी का पहला हाफ आपके सामने पेश कर रहा हूं, केमिकल इवोल्यूशन। समझाने के लिए मैं केमिकल इवोल्यूशन आपको 4 स्टेप में पढ़ाऊंगा, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आपको 4 स्टेप में पढ़ाऊंगा। दोनों 4 में पढ़ाऊंगा। सुनना शुरू करते हैं। केमिकल इवोल्यूशन। ओपेरिन साहब कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने देखा थोड़ी ना, अरे पहला जीवन जब बना था उस समय इंसान नहीं थे, उसमें तो सिंपल टाइप का बना होगा ना, बैक्टीरिया वगैरह। तो ऑपेरिन साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। पहले तो मुझे बताओ, क्या धरती पर जीवन है? अब वो कैसे बना होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला हाफ पेश कर रहा हूं कहानी का, केमिकल इवोल्यूशन। बेहतरीन सुन। तो ऑपेरिन साहब कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जीवन को बनाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए बायोमोलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे। नाम सुना बायोमोलिक्यूल? बेटे जो प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट है, ये बायोमोलिक्यूल है। अकेले अकेले तो नॉन लिविंग है, पर ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जब मिल जाए तो बायो बनाते हैं, लाइव बनाते हैं। तो यही तो बायोमोलिक्यूल है। अब सुना ना, ओपेरिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जीवन को बनाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए, बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट जब धरती बनी थी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, ये सारे के सारे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में धरती पर मौजूद होंगे। मान लो जब धरती बनी होगी ना, वहां सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद थे। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है? एटम। तो पहली स्टेज थी एटॉमिक स्टेज, यानी धरती पर सारे एटम्स थे, हम मान के चल रहे हैं। कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन, एटसेट्रा। हाँ, इनमें से ये 4 ज्यादा रहे होंगे। कौन? और ओपेरिन कहते हैं कि उनमें भी मुझे ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा रहा होगा। तो वो कहते हैं अरे आपको जीवन बनाना है बेटा, तो आपको बायोमोलिक्यूल बनाने होंगे। तो ओपेरिन कहते हैं कि बायोमोलिक्यूल बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए थे, हम मानकर चल रहे हैं, मैंने देखा नहीं, हम मानकर चल रहे हैं जब धरती बनी थी 4.5 बिलियन वर्ष पहले, ये सारे के सारे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। यानी धरती पर सारे एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब थे, उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रहा होगा। अब मुझे आप सोच के बताओ, जो प्रिमिटिव कंडीशन से अगर हम बात करें धरती पर, उस समय टेम्परेचर ज्यादा था या कम था? ज्यादा। बेटा आज बहुत कम है, 30, 40, 50 है, पर उस समय तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा। अरे आप सोचो तो सही बेटा, धमाके की वजह से धरती बनी थी। मान लो अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर वायुमंडल नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था। जस्ट इमेजिन, समझो धरती की सरफेस जो थी बहुत गर्म थी वो, और गर्म थी तो वहां पर चट्टाने फट जाती होंगी। अरे समझो ज्वालामुखी फटते होंगे, आग की लपटें निकलती होंगी। जस्ट इमेजिन, यानी कि लावा फटते होंगे, वॉल्केनिक जो इरप्शंस होते होंगे। तो एनसीईआरटी कहती है प्रिमिटिव अर्थ पर क्या क्या कंडीशंस थी, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे होंगे। अरे जस्ट इमेजिन, अरे धरती की जो सरफेस थी बेटा, आज आप आसमान से देखते हो तो धरती आपको गोल गोल दिखती है, पर धरती गोल गोल थोड़ी ना है। धरती जो है वो अमीबॉइडल शेप होती है। अरे समझो धरती पर ज्वालामुखी फट रहे थे, समझो तो इसी बेटा। अरे धरती पर ज्वालामुखी फट रहे थे, चट्टान यहां से टूटी और हवा में चली गई, तो यहाँ तो बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो धरती के सरफेस पर ऐसे बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन दिखते हैं। आज ये डिप्रेशन पानी से भर गए हैं, आज समंदर बन चुके हैं, इसलिए आपको जो है गोल गोल दिखती है। तुम जागो ना बेटा। अगर समंदर निकाल देंगे ना, तो धरती का जो सरफेस है सॉलिड वाला, वो एक्चुअली में ऐसा ही होता है, अमीबॉइडल शेप होता है। तो आप सोचो तो सही, जो ताजा ताजा धरती बनी होगी 4.5 बिलियन वर्ष पहले, वहां पर धरती का तापमान बहुत ज्यादा था, तो वहां से चट्टानें उछलती होंगी, हवा में चल जाती होगी, तो गड्ढे बन जाते होंगे। अरे वहां पर जो है ज्वालामुखी फट रहे होंगे। जस्ट इमेजिन, आग की लपटें निकल रही होंगी, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, तो धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा रहा होगा। तो एनसीईआरटी कहती है प्रिमिटिव अर्थ पर क्या कंडीशन थी? वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, ज्वालामुखी फट रहे होंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अब ओपेरिन साहब कहते हैं अरे हर कोई चीज स्टेबल होना चाहती है। तो ओपेरिन कहते हैं मुझे ऐसा लगता है टेम्परेचर ज्यादा था, तो उन एटम्स ने आपस में रिएक्ट करना शुरू किया होगा ताकि वो स्टेबल हो सके। तो एटम्स ने रिएक्ट करना शुरू किया होगा, तो क्या बनने लगे होंगे? मॉलिक्यूल्स बनने लगे होंगे। तो दूसरी स्टेज आती है मॉलिक्यूलर स्टेज। जैसे कि मुझे तो सबसे ज्यादा एटम कौन सा था? हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन ने सबको पकड़ना शुरू किया होगा, हाइड्रोजन ने कार्बन को पकड़ा होगा, तो मीथेन मॉलिक्यूल बना होगा। तो समझ में आ रहा है क्या?
हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पकड़ा होगा, वाटर मॉलिक्यूल बना होगा। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को पकड़ा होगा, अमोनिया गैस बनी होगी। तो इस तरह से और भी मॉलिक्यूल बने होंगे, H2, N2, CO2, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्रेट्स एटसेट्रा। अब समझो, मैं तुम्हें बताऊं, मीथेन जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहा होगा, मीथेन रहा होगा। बेटा वाटर और अमोनिया इनऑर्गेनिक है, तो अगर पूछा जाए पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन रहे होंगे, वाटर एंड अमोनिया। अगर इनमें से भी किसी एक को चुनना पड़ जाए तो केमिस्ट्री के हिसाब से मुझे लगता है आपको वाटर को चुनना चाहिए। अरे समझो, मैं हूं हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन एटम, ये है नाइट्रोजन एटम। मैं इससे जुड़ूंगा तो वाटर बनेगा, मैं इससे जुड़ूंगा तो अमोनिया बनेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन को अगर जुड़ने के लिए कहा जाए तो वो पहले किससे चिपकेगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि इन दोनों में से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा। सुना ना आपने, ये मैं केमिस्ट्री को भी यहाँ जस्टिफाई कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन पहले किससे चिपका होगा, ऑक्सीजन से, वाटर मॉलिक्यूल बना होगा, उसके बाद बना होगा अमोनिया। ये समझ। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला ऑर्गेनिक कौन, मीथेन। पहला इनऑर्गेनिक कौन, वाटर एंड अमोनिया। किसी एक को चुनना पड़े तो हम वाटर को चुन सकते हैं। पर कमाल की बात है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बन पाया होगा उस समय धरती पर। ऑक्सीजन एटम नहीं जुड़ पाए होंगे, O2 नहीं बन पाया होगा। रीजन समझो, मान लो ये है ऑक्सीजन एटम, मान लो ये है ऑक्सीजन एटम, मैं हूं हाइड्रोजन एटम। ज्यादा कौन था, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन। अरे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0 है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझता है ओपेरिन को कि ऑक्सीजन एटम जुड़ पाते उससे पहले ही हाइड्रोजन ने जो है ऑक्सीजन को पकड़ लिया, H2 बना दिया, ऑक्सीजन को पकड़ लिया, H2 बना दिया। यानी ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं कर पाए होंगे। यानी उस जमाने में कौन सी गैस नहीं बन पाई होगी, ऑक्सीजन नहीं बन पाई होगी। अब समझ में आ रहा है क्या बेटा? आज तो ऑक्सीजन है, पर उस जमाने में ऑक्सीजन नहीं बन पाई होगी। अब समझो, ये अर्थ की सरफेस है, कहानी है बेटा। अर्थ की सरफेस है, तप रही है, ज्वालामुखी फट रही है, जस्ट इमेजिन। आग की लपटें निकल रही हैं, जस्ट इमेजिन। बहुत ही गर्म सरफेस है। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनने लगे हैं। तुम बताओ, ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में होंगे या वेपर फॉर्म में? अरे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो गैशियस फॉर्म में होंगे ना। समझो, पहले ये मॉलिक्यूल्स यहाँ ठहरते नहीं थे क्योंकि इनकी वेलोसिटी एस के वेलोसिटी ज्यादा होती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, टेम्परेचर कम हो गया। और सोचो, जब टेम्परेचर कम होने लगा तो अब ये गैशियस मॉलिक्यूल CH4, अमोनिया, मीथेन, H2N2, कौन सी गैस नहीं है, O2 नहीं है। ये सारी गैसेस जो हैं, टेम्परेचर कम हुआ ना बेटा, तब इनको एस के वेलोसिटी नहीं मिलती होगी, तब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर ठहरने लगी होंगी, जस्ट इमेजिन। और जब ये ठहरने लगी होंगी तो क्या बनने लगा होगा, एटमॉस्फेयर बनने लगा होगा। तब धरती के सरफेस के ऊपर गैसेस ठहरने लगी होंगी तो क्या बन चुका है, एटमॉस्फेयर। मुझे बस इतना बताओ, इस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस नहीं है, O2 नहीं है। यानी ये एटमॉस्फेयर कैसा बना होगा, रिड्यूसिंग टाइप का बना होगा। ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीडाइजिंग बनता, पर ऑक्सीजन नहीं तो ये रिड्यूसिंग बनेगा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो पहला जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग रहा होगा। अब समझना, अभी जो है जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने लगा होगा। और जैसे ये तापमान 100 डिग्री से कम हुआ होगा, कहानी है बेटा, जैसे ही तापमान 100 डिग्री से कम हुआ होगा, जो वाटर वेपर है किस में बदल गया होगा, पानी की बूंद में, जस्ट इमेजिन। और जैसे ही पानी की बूंद बनी होगी, वो अपने वजन की वजह से जो है धरती के सरफेस पर अट्रैक्ट होने लगी होगी। तो क्या शुरू हो गई होंगी, बारिशें शुरू हो होंगी, जस्ट इमेजिन। आप जाओ रहे ना बच्चों, आज तो हो जाती है पर उस जमाने में पहली बारिश ऐसे ही होगी। पर समझो, पानी की बूंद जैसे धरती की सरफेस को छूती होगी, धरती की सरफेस तो अभी भी बहुत गर्म है, जस्ट इमेजिन। तो जैसे वो धरती की सरफेस को छूती होगी, फिर से भाप बनकर उड़ जाती होगी। तो भाप बनकर उड़ जाती होगी, फिर बरसती होगी, फिर उड़ती होगी, फिर बरसती होगी, फिर उड़ती होगी। तो भाप यहाँ इकट्ठी होती होंगी, जस्ट इमेजिन। और एटमॉस्फेयर में वेपर के इकट्ठे होने से क्या बनने लगे होंगे, क्लाउड्स बनने लगे होंगे, जस्ट इमेजिन बच्चों, बादल बनने लगे होंगे। फिर धीरे धीरे बादल आपस में टकराते होंगे और इनके टकराने से क्या शुरू हो गई होंगी, लाइटनिंग, बिजलियां कड़कती होंगी, जस्ट इमेजिन। एनसीईआरटी के हिसाब से प्रिमिटिव कंडीशंस ऑन अर्थ वर 4, एनसीईआरटी के वर्ड है। उस जमाने में अर्थ पर 4 कंडीशन थी, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड लाइटनिंग। अब जाओ रहे ना बेटा, समझो। और अब जैसे जैसे समय बीतता गया होगा, अर्थ का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर भी
कॉमन लगा। अब धरती भी ठंडी होने लगी होगी, तो जो बारिश का पानी आता होगा अब ये भाप बनकर नहीं उड़ता होगा, तो ये धरती के सरफेस पर ठहरने लगा होगा। जस्ट इमेजिन। तो बारिश होती होगी, वो पानी इन गड्ढों में भरता होगा, तो धीरे धीरे ये सारे गड्ढे भर गए होंगे और क्या बन गए होंगे? प्रिमिटिव ओशंस। क्या बन गए होंगे? समंदर बन गए होंगे। तो उस जमाने में इस तरह से समंदर बन गए होंगे। आपके मॉडल में लाइन लिखी हुई है, जैसे जैसे अर्थ का सरफेस कूल हुआ तो जो रेन है उसने अर्थ के सभी डिप्रेशंस को भर दिया होगा, और ये सारे डिप्रेशन भर गए तो क्या बन गए होंगे? प्रिमिटिव ओशंस बन गए होंगे, समंदर बन गए होंगे। अब समझो, अब जागो ना बेटा, ऐसे समंदर बन गए होंगे। अब समझो, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। कौन सी गैस नहीं है? और जब O2 ही नहीं है तो O3 कहां से होगी? और जब O2 ही नहीं है तो ओजोन कहां से होगी? तो ओजोन नहीं है। सूरज देवता तो बन चुके थे, और चूंकि ओजोन नहीं है तो सूरज से जो हाई एनर्जी यूवी रेज हैं वो एटमॉस्फेयर को चीर रही होंगी। जस्ट इमेजिन। बेटा आज हमारे एटमॉस्फेयर में यूवी रेज नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि ओजोन की कवरिंग है। अगली क्लास में समझ लेंगे। तो देखो क्या हुआ होगा, अभी O2 नहीं है तो ओजोन कहां से आ जाएगी? तो सूरज की जो यूवी रेज है वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही होगी। इधर से बिजलियां कड़क रही हैं तो एटमॉस्फेयर और गर्म हो रहा होगा, और जब एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा होगा तो इस हाई टेम्परेचर में जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन। ये मीथेन, अमोनिया, CO2 वगैरह सब रिएक्ट कर रही होगी, और इनके रिएक्ट करने से क्या बनने लगे होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बनने लगे होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी एटमॉस्फेयर में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे होंगे, जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल। ये उस जमाने की बात चल रही है। आज हमारी हवा में दारू नहीं बनती है। आज अगर यहां बन जाने लग जाए तो ठेकों पर जाने की जरूरत नहीं है। ये उस जमाने की बात चल रही है। मुझे तो आज क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ओजोन बन चुकी है। तुम जाग रहे हो ना? तो यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पेनिट्रेट कर पा रही है, तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, पर उसमें ओजोन नहीं थी। यूवी रेज आ रही हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, तो गैसेज रिएक्ट करती थी, और इनके रिएक्ट करने से एटमॉस्फेयर में क्या बनने लगे थे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हेक्सोस, पेंटोस, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। और ये सारे के सारे बारिश के पानी के साथ समंदर के पानी में आने लगे होंगे। जस्ट इमेजिन। आज समंदर के पानी में अल्कोहल नहीं मिलता है, पर उस समय समंदर के पानी में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हेक्सोस, पेंटोस। आज समंदर के पानी में ग्लूकोज नहीं मिलता है, फैक्ट्री में बनाना पड़ता है। तो समझो समंदर के पानी में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आने लगे होंगे। पर उस जमाने का जो समंदर का पानी था काफी गर्म रहा होगा, यूवी रेज आ ही रही हैं, बिजलियां कड़क ही रही हैं, तो समंदर के पानी में जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये भी जुड़ने लगे होंगे। तब तक जुड़ेंगे जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए। तो ये भी पॉलीमर बनाने लगे होंगे, और इनके जुड़ने से समंदर के पानी में क्या बनने लगे होंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे अमाइनो एसिड जुड़ जुड़कर क्या बनने लगा होगा? प्रोटीन बनने लगा होगा। प्रोटीन। जस्ट इमेजिन। समझो समंदर के पानी में प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स जुड़ जुड़कर क्या बनने लगे होंगे? न्यूक्लिक एसिड्स बनने लगे होंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, हेक्सोस, पेंटोस जुड़ के पॉलीसैकेराइड्स बनने लगे होंगे। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जुड़ जुड़ के लिपिड्स बनने लगे होंगे। यानी समंदर के पानी में आज ये सब नहीं मिलता है, पर उस जमाने में समंदर के पानी में क्या आ चुके हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आ चुके हैं। पर हाँ, ये भी सिंपल टाइप के रहे होंगे। जो प्रोटीन बने होंगे उनमें एंजाइम वाली प्रॉपर्टी नहीं रही होगी, नॉन एंजाइमेटिक। जो न्यूक्लिक एसिड बने होंगे उनमें रेप्लिकेशन की, नाम सुना? डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मॉलिक्यूलर वाले सर आपको बताएंगे। पर उस जमाने में ये जो बने होंगे सिंपल टाइप के बने होंगे ना बेटा, तो जो प्रोटीन बने होंगे वो भी नॉन एंजाइमेटिक रहे होंगे, जो न्यूक्लिक एसिड बने होंगे वो नॉन रेप्लिकेबल रहे होंगे, और सिंपल टाइप के लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड्स समंदर के पानी में बन चुके होंगे। मुझे तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। और एटम से शुरू करके समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना, ये ओपेरिन की कहानी का पहला हाफ है, जिसे कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या इन्हीं को कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स? अरे अकेले पड़े हैं तो नॉन लिविंग है, पर अगर मिल जाएं तो यही तो बायो बनाते हैं। अभी बायो बनी नहीं है,
अभी जीवन आया नहीं है, पर जीवन के आने की संभावना पैदा हो चुकी है कि आगे चलकर समंदर के पानी में जीवन आ सकता है। ये सब आपको कौन समझा रहा था? ओपेरिन साहब। अब हेल्डेन साहब घूमते घूमता है और ओपेरिन क्या क्या बात करते हो, और तुम तो बिजलियां कड़कड़ा दियो बे, अरे बारिश कर दियो, क्या बात करते हो, समंदर के पानी में नॉन लिविंग बायोमोलिकुल्स बना दियो। इसका मतलब संभावना पैदा हो गई है कि जीवन आ सकता है, तो हम भी तो कुछ काम करेंगे। तो हेल्डन ने इसको नाम दिया। सारी मेहनत ओपेरिन कर रहे हैं, हेल्डन साहब बस नामकरण पहुंचे। तो उन्होंने समंदर के पानी को विच वॉज रिच इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिकुल्स, उन्होंने इसको नाम दिया है प्रीबायोटिक सूप। क्या नाम दिया है? प्रीबायोटिक सूप। हाँ जी, ये सूप तो है, ये मसाला तो है। अरे पानी के अंदर बहुत कुछ मिला हुआ है, ये मसाला तो है, पर ये जीवन का मसाला या जीवन से पहले का मसाला है? जीवन से पहले का, तो ये बायो से पहले का मसाला है। तो उन्होंने इसको नाम दिया प्रीबायोटिक सूप। ये ठंडा मसाला कि गरम मसाला है? गरम मसाला है। इसको उन्होंने नाम दिया है हॉट डाइल्यूट सूप। इसी को उन्होंने नाम दिया है प्रीमोर्डियल सूप। तो एटम से शुरू करके समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोल्यूल्स का बनना, ये ओपेरिन की कहानी का पहला हाफ है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। अब शुरू करते हैं दूसरा हाफ, जिसमें हम इनसे शुरू करके समंदर के पानी में क्या बनाएंगे? पहला जीवन बनाएंगे। थोड़ा ऑब्जर्व करें, मैं पानी पीता हूं, फिर हम शुरू करेंगे सेकेंड हाफ। कहो तो अभी छोड़ दूं? नहीं, बाद में बोलिएगा कहानी पूरी होने पर। कहो तो अभी छोड़ दूं? पढ़ लें सेकेंड हाफ? कंफर्टेबल? थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, पर ध्यान रखना समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। क्या जीवन आ चुका है? कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब इन्हीं से शुरू करके हम क्या बनाएंगे? पहला जीवन बनाएंगे। वो इस पिक्चर का दूसरा हाफ होगा। ब्रेक शुरू नहीं हुआ है, ब्रेक शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा ऑब्जर्व कर लें। अब सेकेंड हाफ शुरू होगा, बेहतरीन हाफ। काश आप समझ पाए।
मुझे बताइए, अभी तक ऑक्सीजन है क्या? पानी है क्या? समंदर में पानी है, और पहला जीवन समंदर के पानी में आया था, बिना ऑक्सीजन के। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। सुना है आपने? जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए हमें आज, पर ऐसा कहते हैं जल ही जीवन है। ऐसा क्यों कहते हैं? बिना ऑक्सीजन के जीवन आया था, पर बिना जल के नहीं आ सकता। जो पहला जीवन आया था वो जल में आया था, इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। अभी आएगा आपके सामने। जो बाहर गए थे, क्या सारे बच्चे आ चुके हैं? किसी का टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, मेरी सोच ये है, क्योंकि समझ में फिर कहीं नहीं आएगा। अब आपकी अलर्टनेस थोड़ी और चाहिए। मैं सारे आ गए क्या? क्योंकि क्लास के बाहर नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको। समय देंगे डाउट्स के लिए, परेशान ना हो। बहुत बोलती है। शैल वी स्टार्ट? अभी हमने ऑपेरिन की थ्योरी का पहला हाफ पढ़ा है, केमिकल इवोल्यूशन। वही तो, केमिकल इवोल्यूशन जब खत्म हुआ तो ये समंदर का पानी मान लो। समंदर का पानी, समंदर के पानी में क्या आ चुके हैं? नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। यानी समंदर के पानी में प्रोटीन आ चुका है, हालांकि एंजाइमेटिक नहीं है। न्यूक्लिक एसिड आ चुका है, हालांकि उसमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट आ चुके हैं, लिपिड्स आ चुके हैं। यानी बायोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं, पर बायो नहीं आई है। लाइफ को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, पर लाइफ नहीं आई है। रफ्तार बहुत आराम से। अब सुनना, केमिकल इवोल्यूशन पूरा हो चुका है, प्लीज समझने की कोशिश करें। एटम से शुरू करके समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। अब शुरू होगा ओपेन की कहानी का दूसरा हाफ। उस दूसरे हाफ का नाम क्या है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसको सुनेंगे ना, राइटिंग पर ध्यान ना दें, सुने। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है? हम इनसे शुरू करके क्या बनाएंगे? फर्स्ट लाइफ बनेंगे। तो आपने कहा पहला जो जीवन है वो नॉन लिविंग से बनेगा, बस। तभी तो कहा था प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। अब सुनना, ऑपेरेंस आप कहते हैं, समझो मुझे, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है? लाइफ बनाना। पर लाइफ में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहले वो तो पता होना चाहिए। अरे समंदर के पानी में मान लो लाइफ बन गई, आपको यही नहीं पता कि लाइफ कहते किसको है, लिविंग कहते किसको है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि पहली लाइफ कब बनी थी? तो अगर आप लाइफ कहना चाहते हो तो लाइफ में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेहतरीन लेक्चर है, थोड़े अलर्ट होकर बैठ जाए। ओपन की कहानी है, सुनना ना। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है लाइफ बनाएंगे ना। अरे आपको यही नहीं पता कि लाइफ कहते किसको है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि लाइफ बनी नहीं बनी? हमारे सामने बन जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी को लाइफ कहना चाहते हो, किसी को जीवन कहना चाहते हो, किसी को लिविंग कहना चाहते हो, तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी ग्रोथ, मैंने जी लिखा है, ग्रोथ। जैसे हम जो है लिविंग है, तो हम लिविंग हैं क्योंकि हम जो है ग्रोथ की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर जो है साइज को बढ़ते हुए देख पाते हैं। तो अगर आप किसी को लाइफ कहना चाहते हो, उसमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप किसी को लाइफ कहना चाहते हो तो उसमें सिंपल ही सही पर मेटाबॉलिज्म तो होना चाहिए। ये बात 11th क्लास की एनसीईआरटी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी लिखती थी। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेरा गला बैठने लगा है, आप सुन रहे ना बच्चों? किसी का बनना कहलाता है एनाबॉलिज्म, किसी का टूटना कहलाता है कैटाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनेगी तो ही तो जीवन होगा। तो अगर आप किसी को लिविंग कहना चाहते हो तो उसके अंदर एनर्जी बनाने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होनी चाहिए। जो लाइफ होती है ना, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक कैप्सूल होनी चाहिए, बाउंड्री। जैसे हम जो हैं, हमारे चारों तरफ भी तो बाउंड्री है। जैसे एक सेल होता है, सेल, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। सेल के चारों तरफ भी तो बाउंड्री होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। बाउंड्री का काम क्या है? उस लिविंग को नॉन लिविंग मीडियम से आइसोलेट करना। सोचो अगर वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो बाहर मिक्स हो जाता, तो पता ही नहीं चलता ना कि जीवन कहाँ है। यानी बाउंड्री होगी तो ही तो पता चलेगा कि बाउंड्री के बाहर नॉन लिविंग है, बाउंड्री के अंदर जो भी मसाला है वो लिविंग है। तो किसी भी लाइफ के चारों तरफ एक बाउंड्री या कैप्सूल कवरिंग होनी चाहिए, ताकि उसको नॉन लिविंग से सेपरेट किया जा सके। और किसी को अगर आप लाइफ कहना चाहते हो तो उसमें रिप्रोडक्शन की पावर होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन मतलब रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए, यानी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने जैसा एक और पैदा कर सके। अगर आपको चारों प्रॉपर्टीज एक साथ मिल जाएगी ना, तब हम कहेंगे क्या आ चुका है? जीवन आ चुका है। इस हमारा अब सुनना, वही तो समंदर के पानी में क्या बन चुके हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स बन चुके हैं।
जैसे यहाँ पर जो है प्रोटीन बन चुके हैं, लिपिड बन चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट बन चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड बन चुके हैं। अब ओपेरिन साहब कहते हैं क्या ये हाईली स्टेबल फॉर्म है? अरे हाईली स्टेबल फॉर्म है। प्रोटीन अपने आप में बहुत स्टेबल होता है। जैसे मार्केट से हम प्रोटीन पाउडर लाते हैं, डब्बे में प्रोटीन पाउडर होता है, उड़ता थोड़ी ना है। अरे हाईली स्टेबल है। हम तेल वगैरह लाते हैं, तेल उड़ता थोड़ा है, लिपिड्स स्टेबल है। हम ग्लूकोन डी लाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज स्टेबल है। यानी हाईली स्टेबल फॉर्म अब आ चुकी है। अब ओपेरिन साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा नहीं है, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीत गया होगा, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इन्होंने वांडरवाल फोर्स की मदद से, सुना है वांडरवाल फोर्स? इन्होंने वांडरवाल फोर्स की मदद से आपस में क्लस्टर बनाना शुरू किया होगा। अब रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, अरे पॉलीमर नहीं बनेगा क्योंकि हाईली स्टेबल फॉर्म आ चुकी है। इनको लगता है कि बस उन्होंने क्लस्टर बनाया होगा। जैसे समंदर के पानी में कार्बोहाइड्रेट है, समंदर के पानी में प्रोटीन है, समंदर के पानी में न्यूक्लिक एसिड है, तो इन्होंने आपस में जो इस तरह से बस छोटे मोटे क्लस्टर बनाना शुरू किया होगा। और इनके क्लस्टर से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको कहा जाता है प्रोटोबायोन्ट। क्या कहते हैं उनको? प्रोटोबायोन्ट कहते हैं। What are protobiont? These are clusters of macromolecule. That's it. These are clusters of macromolecule. बेटा समंदर के पानी में समझना कंपलसरी है। कहो तो क्लास छोड़ दूं? अलर्ट तो होना। मुझे पता है कि दिमाग थक गया होगा सुबह से। आपकी 4 क्लासेस हो गई हैं, आई रिस्पेक्टेड, पर समझने की कोशिश करेंगे, एक फ्लो में हो जाएगा। आप जागे ना बच्चों? सुने, समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं ना, तो ओपेरिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन्होंने क्लस्टर बनाना शुरू किया होगा, बस वंडरवल फोर्स की मदद से आपस में चिपकने लगे होंगे। और इनके जो क्लस्टर बने उन्हीं को नाम देते हैं प्रोटोबायोन्ट। उन्हीं को मैंने एक और नाम लिखा है कोइजरवेट, ये अगली क्लास में समझाऊंगा। व्हाट आर प्रोटोबायोन्ट्स? लार्ज कोलोइडल ड्रॉप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। आप देख सकते हो, देखो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट चिपक गया तो ये प्रोटोबायोन्ट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चिपक गया, ये प्रोटोबायोन्ट है, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन और चारों तरफ लिपिड चिपक गया। लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो लिपिड की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा जो है बाहर की तरफ चल जाता है। अरे पानी के ऊपर तेल डालते हैं, तेल ऊपर की तरफ तैरता है, ये हमारा समझो। तो आपने देखा मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्लस्टर बन गया ना। चलो मैं इस वाले प्रोटोबायोन्ट की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट? क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। देखो ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, इसमें न्यूक्लिक एसिड आ गया, इसमें प्रोटीन आ गया और चारों तरफ लिपिड की बाउंड्री आ चुकी है, यानी प्रोटोबायोन्ट बन चुका है। अब हमें तो चेक करना है क्या जीवन बना नहीं बना। समझना, ओपेरिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रोटोबायोन्ट था ये सराउंडिंग मीडियम से चीजें एब्जॉर्ब करता था और इसकी साइज बढ़ती थी। यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी? ग्रोथ की प्रॉपर्टी तो थी जी, मतलब ग्रोथ लिखना नहीं समझे, इसमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी थी। मुझे तो क्या इसके पास कार्बोहाइड्रेट है? अरे ग्लूकोज है ना, और ग्लूकोज है तो इसमें ग्लूकोज टूटता होगा और एनर्जी बनती होगी, यानी इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी भी थी। यहाँ ग्लूकोज टूटने का मतलब ग्लाइकोलाइसिस मत समझना। अरे ग्लाइकोलाइसिस में तो एंजाइम काम आते हैं और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। पर याद करो, अभी जो प्रोटीन है वो तो नॉन एंजाइमेटिक है। आपने ग्लाइकोलाइसिस सुना है क्या? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फो, सुना आपने ऐसा कुछ ना? अरे समझो, ग्लाइकोलाइसिस के तो एंजाइम चाहिए और एंजाइम बोले तो प्रोटीन। पर याद करो, अभी जो प्रोटीन है वो तो नॉन एंजाइमेटिक है ना। पर याद करो, समंदर का पानी अभी गर्म है, सूरज की किरणें भी आ रही हैं, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लूकोज के कुछ बॉन्ड्स तो टूट रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो निकल रही होगी। यानी समझो छोटी मोटी मेटाबॉलिक एनर्जी तो थी। तो इस प्रोटोबायोन्ट के चारों तरफ क्या बाउंड्री है क्या? अरे लिपिड की बाउंड्री है, तो देखो इस पे बाउंड्री तो है पर बहुत शानदार, इसमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं थी। प्रोटोबायोन्ट में रिप्रोडक्शन की पावर नहीं थी। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, पर नीट में 2 बार आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय प्रोटोबायोन्ट? आंसर जाता है रिप्रोडक्शन। प्रोटोबायोन्ट में रिप्रोडक्शन की पावर नहीं थी, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसका मतलब अभी तक जीवन नहीं आया। अरे कहा था ना, चारों प्रॉपर्टी आनी चाहिए ना। प्रोटोबायोन्ट में ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, बाउंड्री है, पर उसमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है। एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो प्रोटोबायोन्ट का मतलब है रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है, मतलब लाइफ अभी तक नहीं आई है, इसको समझें। मुझे तो व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट? क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। और मैं कह रहा हूं उसमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। एक्चुअली में रेप्लिकेशन की पावर होती किस? रेप्लिकेशन समझ में आता है क्या? रेप्लिकेशन मतलब जीरोक्स करना, अपनी कॉपी बनाना। और इन 4 मैक्रोमोलिक्यूल में से रेप्लिकेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अरे डीएनए, प्रोटीन कभी रेप्लिकेट नहीं करता है, लिपिड रेप्लिकेट नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट रेप्लिकेट नहीं करता है, न्यूक्लिक एसिड करता है। आपको सर पढ़ाएंगे डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऐसा कुछ ना। जब मैं रेप्लिकेशन कह रहा हूं, इसका मतलब प्रोटोबायोन्ट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था इसमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं थी। अब समझो, रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? जीरोक्स करवाना, बहुत आसान तरीके से। जीरोक्स करवाना मतलब फोटोकॉपी। अब फोटोकॉपी के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले तो वो पेपर चाहिए जिसकी जीरोक्स करवानी है,
वो पेपर चाहिए जिसकी जेरोक्स करवानी है, फिर वो मशीन चाहिए जो जेरोक्स करेगी, और तीसरा उस मशीन को चलाने के लिए लाइट भी तो चाहिए, बिना लाइट के नहीं चलेगी। अब समझो, पहले मुझे बताओ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इन चार में से हम किसके रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपको रेप्लिकेशन करवाना है बेटा, तो आपको सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड चाहिए। अरे वो पेपर चाहिए जिसका रेप्लिकेशन करवाना है, न्यूक्लिक एसिड चाहिए। उसमें रेप्लिकेशन करवाने के लिए आपको एंजाइम चाहिए ना, जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन करवाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, और एंजाइम को काम करवाने के लिए आपको मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो, प्रोटोबायोंट के पास न्यूक्लिक एसिड है क्या? अरे प्रोटोबायोंट में न्यूक्लिक एसिड है क्या? उसके पास मेटाबॉलिक एनर्जी है क्या? है क्या? नहीं है। एंजाइम, क्योंकि समझो प्रोटीन अभी कैसे हैं, नॉन एंजाइमेटिक है, उनमें एंजाइम वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो रेप्लिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं। यानी प्रोटोबायोंट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, सुना ना मुझे, तो क्या इस धरती पर जीवन आया है? अरे आया है ना, धरती पर जीवन आया है, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड में समय के साथ साथ रेप्लिकेशन की पावर आई होगी। अब ओपेरियंस आपके पास ले चलता हूं, सुनना। ओपेरियन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब इन प्रोटोबायोंट ने गुच्छा बनाना शुरू किया होगा, वीक वंडरबल फोर्स, और प्रोटोबायोंट के जो क्लस्टर बने उन्हें नाम दिया है इयोबायोंट। क्या नाम दिया है? इयोबायोंट। अरे आप देखो, मुझे तो व्हाट इज प्रोटोबायोंट? क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये बन गया एक प्रोटोबायोंट। इधर एक प्रोटोबायोंट, फिर जब दो प्रोटोबायोंट जुड़े होंगे तो क्या बन गया? इयोबायोंट बन गया। यानी मैं कह सकता हूं व्हाट इज इयोबायोंट? क्लस्टर ऑफ प्रोटोबायोंट, या फिर कुछ किताबें कहती हैं मोर एडवांस फॉर्म ऑफ प्रोटोबायोंट। यानी प्रोटोबायोंट थोड़ा एडवांस हो गया। जैसे आप देखो, मैंने एडवांस प्रोटोबायोंट बना दिया। देखो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ले लिए, बहुत सारे प्रोटीन ले लिए, बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड ले लिया, और देखो इस तरह से मैंने लिपिड की बाउंड्री बना दी। यानी प्रोटोबायोंट जब एडवांस हो जाता है उसी को हम कह सकते हैं इयोबायोंट। हम तो जीवन ढूंढना चाह रहे हैं। इयोबायोंट को प्रोटोसेल भी कहते हैं। प्रोटोसेल, सुना ना, ये सेल नहीं है, सेल से पहले की फॉर्म है। अब आप राइटिंग पर फोकस मत करना, सुना ना मुझे। तो इस इयोबायोंट में क्या ग्रोथ की प्रॉपर्टी होगी क्या? बेटा जब प्रोटोबायोंट में है तो इसमें भी तो होगी। ये सराउंड से कुछ चीजें एब्जॉर्ब करता था, साइज बढ़ती थी, इसमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी है। क्या इसमें मेटाबॉलिज्म होगा? अरे इसके पास ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट, तो सन की रेस कैसे टूट रहा होगा? थोड़ी बहुत एनर्जी तो है, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी है। क्या इसके चाहो तो बाउंड्री है क्या? बाउंड्री है। पर ओपेरियन कहते हैं यहां जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें रेप्लिकेशन की पावर आ गई है, और जैसे ही यहां पर न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करने लगा, इसका मतलब क्या आ चुका है? जीवन आ चुका है। तो इयोबायोंट को ही कहा जाता है फर्स्ट लाइफ। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट लाइफ। और ये आई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो। पर एनसीईआरटी में समझो, तो अर्थ कब बनी थी? 4.5। लाइफ कब बनी? 4। तो क्या मैं कहता हूं धरती बनने के 0.5 बिलियन वर्ष बाद? अरे यार बेटा, 4.5 पहले अर्थ, 4 लाइफ, तो धरती बनने के 0.5 बिलियन, तो अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करूं तो 500 मिलियन। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइफ कब आई है? 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये समझ में आ रहा है क्या? यानी धरती बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद धरती पर क्या आ चुका है? पहला जीवन आ चुका है। अब हमने ओपेरियन को बुलाया। ये सब आपको ओपेरियन समझा रहे ना, प्लीज सुनो ना, मेरा साथ दोगे ना बच्चों? एट आधे घंटे में हो जाएगा, बस आपसे 15 मिनट एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। इज दैट फाइन? सुने, अब मैंने ओपेरियन को बुलाया कि ओपेरियन अंकल एक बात बताओ, मुझे तो प्रोटोबायोंट में जो न्यूक्लिक एसिड था इसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं थी, तभी तो जीवन नहीं था। इयोबायोंट में भी न्यूक्लिक एसिड है, यहां इस न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ गई, तभी तो जीवन आया। तुमने ओपेरियन से पूछा कि वहां जो न्यूक्लिक एसिड था वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था, तो यहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट कैसे करने गया? तो ओपेरियन कहते हैं मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अरे ओपिनियन को नहीं पता ये, वो हमेशा ये कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। वो आपसे बहुत पब्लिक से एक सवाल पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ भाई साहब, क्या धरती पर जीवन आया है? तो आया है। अरे धरती पर जीवन तो आया है, और धरती पर जीवन आया है इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की पावर आई है। पर वहां वाला न्यूक्लिक एसिड क्यों रेप्लिकेट नहीं कर रहा था? यहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट क्यों करने लगा? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। लोगों ने ओपिनियन का गिरबान पकड़ लिया। ऐसे नहीं चलेगा, इतनी बड़ी थ्योरी तुम दे रहे हो, तुम इसकी किताब भी छापोगे, पैसा भी कमाओगे, पब्लिक को आंसर देना पड़ेगा कि यहाँ इयोबायोंट का न्यूक्लिक एसिड कैसे रेप्लिकेट करने लग गया। जब तक नहीं बताओगे तुम्हारी थ्योरी को हम छपने नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओपेरियन का दिल बैठ गया। अरे इतनी मेहनत से
एमजे सर के शरीर में उसकी आत्मा घुसी है और सोते हुए हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश कर रही है। आप सो रहे हैं क्या? थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाए, मेरा गला बैठ चुका है, मुझे शाम में 3 घंटे और भोंकना है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। आपका समय बचाना चाह रहा हूं। ओपेरिन का दिल बैठ गया कि हमारी थ्योरी रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे नहीं रिजेक्ट होने देंगे। एमजे सर आ गए कि हम आपकी थ्योरी को एक्सेप्ट करवाएंगे। पब्लिक यही जानना चाहती है ना कि यहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट कैसे करने लग गया। तो हम आपको 3 तरीके बताएंगे, पब्लिक के मुंह पे कोई सा भी फेंक देना, पब्लिक को चुप करवा देना। पहला तरीका आप उनसे कह देना कि ईओ बाइंड का जो न्यूक्लिक एसिड था ये अपने आप रेप्लिकेट करने लग गया होगा। कह देना कि सेल्फ रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड हो गया होगा। अरे एमजे भैया, पब्लिक से हम कह रहे हैं ना कि वहां न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट नहीं करता था, यहां वाला अपने आप करने लग गया होगा। ये तो हमने कह दिया, पर पब्लिक पूछ रही है क्यों, तब जवाब दे देना ना, म्यूटेशन। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, एक ही आंसर मिलता है, म्यूटेशन। मॉलिक्यूलर वाले सर आपको पूरा टॉपिक समझाएंगे म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जैसे डीएनए जो है उसमें अचानक से कोई बदलाव हो जाए और जिसकी वजह से होता है उसको म्यूटाजन कहते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डेथ में भी आप जाग रहे ना बच्चों। यानी ओपेरियन अंकल परेशान मत हो, आप पब्लिक से कह देना ना कि यहां वाला जो न्यूक्लिक एसिड था इसमें क्या हो गया होगा, म्यूटेशन हो गया होगा, कुछ बदलाव हो गवा होगा और ये अपने आप रेप्लिकेट करने लग गवा होगा। बोल देना। तो ओपेरियन को हमने पहला तरीका बता दिया। वो कहते हैं पब्लिक नहीं मानेगी। पब्लिक को मालूम है जब किसी को कुछ नहीं आता है म्यूटेशन चिपकाता है। उनको म्यूटेशन शब्द पसंद नहीं है, नहीं मानेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बता रहे हैं। समझो आपके पास न्यूक्लिक एसिड तो है, अच्छी बात है। समझो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, आपके पास एनर्जी भी है, बस क्या नहीं था, एंजाइम नहीं था ना। और एंजाइम बोले तो प्रोटीन। तो आप पब्लिक से कह देना कि ईओ बायोंट में जो न्यूक्लिक एसिड था उसके साथ जो प्रोटीन चिपका, वो प्रोटीन कैसा हो गया होगा, एंजाइमेटिक हो गया होगा। डीएनए के साथ डीएनए पॉलीमरेज चिपक गया होगा। तो समझ में रहेगा। या तो पब्लिक से कह देना ना कि न्यूक्लिक एसिड खुद ही रेप्लिकेट करने लग गवा होगा बिना किसी एंजाइम के। पब्लिक नहीं माने तो कह देना कि न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन चिपका, ये देखो न्यूक्लियो प्रोटीन, वर्ड समझ रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन। अरे तुम पब्लिक से कह देना ना कि न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन चिपका वो प्रोटीन कैसा हो गया होगा, एंजाइमेटिक हो गवा होगा। तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन बना होगा वो रेप्लिकेबल हो गवा होगा। पब्लिक यही तो पूछेगी कि वो प्रोटीन एंजाइमेटिक कैसे हो गवा होगा, तो कह देना ना म्यूटेशन। तुम जाग रहे हो ना। या तो न्यूक्लिक एसिड खुद ही रेप्लिकेट करने लग गवा होगा, नहीं माने तो कह देना न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन चिपका वो एंजाइमेटिक हो गवा होगा ड्यू टू म्यूटेशन। तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन बना होगा उसमें प्रोटीन कैसा है, एंजाइमेटिक। तो उसने न्यूक्लिक एसिड क्या करवा दिया होगा, रेप्लिकेशन करवा दिया होगा ना। ये रेप्लिकेबल न्यूक्लियो प्रोटीन है। यहां पर न्यूक्लियो प्रोटीन कैसा है, नॉन रेप्लिकेबल। तो जो रेप्लिकेबल न्यूक्लियो प्रोटीन है इसे कहा जाता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। और ये भी कब आया है, 4 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कहा जाए ईओ बायोंट कब बना, प्रोटोसेल कब बना, फर्स्ट लाइफ कब बनी, रेप्लिकेबल न्यूक्लियो प्रोटीन कब बना, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब बना। आंसर सबका सेम है, 4 बिलियन ईयर्स अगो। पब्लिक नहीं मानेगी एमजे भैया, दोनों में आपने म्यूटेशन घुसेड़ रखा है। पब्लिक को चिढ़ है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए अब हम अल्टमान को बुलाएंगे। नाम सुना अल्टमान? सन 1980 में अल्टमान ने जो है एक ऐसा एंजाइम खोज निकाला जो प्रोटीन नहीं है। वैसे सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं सिवाय एक को छोड़कर, राइबोजाइम। सुना है क्या आपने? ये ऐसा आरएनए है जो प्रोटीन, जो एंजाइम की तरह काम करेगा। ये सुना है क्या आपने? ये बेटा सारे एंजाइम वैसे प्रोटीन होते हैं, पर ये ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, ये आरएनए है यानी न्यूक्लिक एसिड है। तो अल्टमान साहब ने कहा ओपेरिन से कि सुनो ओपेरिन, परेशान मत हो, तुम्हारे पास क्या था, न्यूक्लिक एसिड तो था, एनर्जी भी थी, बस क्या नहीं था, एंजाइम नहीं था ना। तो तुम पब्लिक को कह देना ना, अरे हमने खोज निकाला है कि एक ऐसा आरएनए है जो एंजाइम की तरह काम करता है, वो है राइबोजाइम। तो तुम पब्लिक को कह देना कि न्यूक्लिक एसिड तो था ना। तो न्यूक्लिक एसिड कौन था, आरएनए था। तुम डीएनए क्यों बोलते हो, तुम कहना आरएनए, न्यूक्लिक एसिड तो था ना, तो तुम कह देना न्यूक्लिक एसिड भी कौन था, आरएनए, और एंजाइम भी कौन था, आरएनए। ये समझ में आ रहा है क्या?
क्योंकि आज हमने पता लगा लिया है कि आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है। अरे तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम तुम ही हो। तुम जाग रहे हो ना? अरे मतलब आप पब्लिक से कह देना ना कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल धरती पर था, पहला जो न्यूक्लिक एसिड था, वो कौन था? आरएनए था। तुम डीएनए बोलते क्यों हो? नीट में कई बार आ चुका है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन अर्थ, आंसर है आरएनए ड्यू टू इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो पब्लिक से कह देना कि न्यूक्लिक एसिड भी आरएनए था और एंजाइम भी कौन था? आरएनए था। यानी आरएनए ने आरएनए का क्या करवा दिया होगा? रेप्लिकेशन करवा दिया होगा। तो तुम पब्लिक से कह देना उस जमाने में किसकी दुनिया थी? आरएनए की दुनिया थी। तो उस दुनिया को कहते हैं आरएनए वर्ल्ड। क्या कहते हैं? आरएनए की दुनिया। आज है डीएनए वर्ल्ड, उस जमाने में आरएनए की दुनिया। क्या आपको समझ में आ रहेगा? अब समझो। इयोबाइंड, पानी पी लेता हूं। आप जाग तो रहे ना? मेरे एक सवाल का जवाब दो। व्हाट इज इयोबाइंड? क्लस्टर ऑफ प्रोटोबाइंड। मान लो ये एक प्रोटोबाइंड है, न्यूक्लियोप्रोटीन। या मान लो एक प्रोटोबाइंड है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। मान लो ये एक प्रोटोबाइंड। बहुत सारे प्रोटोबाइंड का एक लूज क्लस्टर था। मैंने आपको वर्ड यूज किया था वांडरवल फोर्स। ये बस वांडरवल फोर्स से चिपके हुए हैं। अरे मान लो ये रहा एक प्रोटोबाइंड न्यूक्लियोप्रोटीन, ये रहा एक प्रोटोबाइंड, ये रहा प्रोटोबाइंड। बहुत सारे प्रोटोबाइंड वीक फोर्स से जुड़े हुए हैं बस, वो है इयोबाइंड। अब ओपेरिन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन ये इयोबाइंड जो है समंदर में तैर रहा होगा। जस्ट इमेजिन। और तैरते तैरते किसी दिन ये किसी चट्टान से टकराया होगा, और जब चट्टान से टकराया होगा तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन था वो छटक कर अलग हो गया होगा। ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो है एनपी, ये छटक कर अलग हो गया होगा। मुझे बताओ ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन था रेप्लिकेबल या नॉन रेप्लिकेबल? रेप्लिकेबल ना बेटा। ईओ बायोंट का है तो ये रेप्लिकेबल है। तो वो क्या कह रहे हैं? ईओ बायोंट से आज से 3 बिलियन वर्ष पहले, 3 बिलियन ईयर्स को, उससे न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हो गया होगा। अब हमने न्यूक्लियो प्रोटीन से पूछा कि एक बात बता न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या तुम रेप्लिकेशन कर सकती हो? वो क्या कहेगी? कर सकते हैं। हमने बोला करके दिखाओ। वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्या नहीं है उसके पास? एनर्जी नहीं है। या फिर रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। जब तक वो ईओ बायोट में थी, आराम से पढ़ा रहा हूं, जब वो ईओ बायोट में था तो उसके पास कार्बोहाइड्रेट था इधर, और कार्बोहाइड्रेट से उसको मेटाबॉलिक एनर्जी मिल रही थी, तो रेप्लिकेशन कर रहा था। पर जैसे वो न्यूक्लियो प्रोटीन अलग हुआ, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो बाहर आकर वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगी। हमने कहा एक बात बताओ न्यूक्लियो प्रोटीन, तुमको अगर वापस ईओ बाइंड में डाल दें, का रेप्लिकेशन कर लोगे? उस समय बिल्कुल कर लेंगे। तो इसी तरह से किसका फॉर्मेशन हुआ? वायरस का। आपको तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बाहर होते हैं, रेप्लिकेशन नहीं करते। किसी सेल में जाते हैं तो रेप्लिकेशन करते हैं। और वायरस हमेशा क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। अरे वायरस के स्ट्रक्चर में बस न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। तो इस तरह से ईओ बायोन से न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हुआ, और 3 बिलियन ईयर्स को किसका इवोल्यूशन हुआ है? वायरस का। वायरस इज द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। इसको लाइफ का फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म कहते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दो। ईओ बायोट और वायरस में से सिंपल कौन है? वायरस। बेटा वायरस सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन है। ईओ बाइंड में तो कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, तो ये कॉम्प्लेक्स है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉम्प्लेक्स से सिंपल इवॉल्व हुआ है? और इवोल्यूशन का क्या मकसद होता है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना। अरे धीरे धीरे मैमल्स बने, तो हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगा? इवोल्यूशन चाहता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने, प्रोग्रेसिव। पर यहां तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया। तो मैं कहता हूं वायरस का बनना इज एन एग्जांपल ऑफ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। किसका एग्जांपल है ये? रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या? रेट्रो मतलब पीछे, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया ना, तो ये तो रिट्रोग्रेसिव का एग्जांपल है। अब समझो, ईओ बायोन से न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हुआ तो वायरस बन गए। फिर कुछ समय के बाद यही ईओ बायोन्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, यही ईओ बायोन्ट थोड़ा एडवांस हुआ, यानी ये ईओ बायोन्ट थोड़ा सा एडवांस हुआ, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, रिसोर्स यूटिलाइज करने की एबिलिटी बढ़ी, और यही ईओबाइंड किस में कन्वर्ट हो गया? नंबर 3, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। किस में कन्वर्ट हो गया? फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। बोले तो मोनेरा, बोले तो बैक्टीरिया। तो पहले बैक्टीरिया बने थे 2 बिलियन ईयर्स अगो, दैट्स इट।
and this is the first cellular form of life. It is the first cellular form of life. मेरे एक सवाल का जवाब दो, वैसे पूरी उम्मीद है कि आप गलत जवाब देंगे, देखना आप इतिहास गवाह है, जो जवाब दो, वायरस से बैक्टीरिया बना या बैक्टीरिया से वायरस बना? दोनों ईओबायोन से बने। अरे यार, दोनों ईओबायोन से बने। ईओबायोन से न्यूक्लियोप्रोटीन छटक कर अलग हुआ तो वायरस बना, और ईओबायोन ही आगे चलकर बैक्टीरिया बना। यानी ना तो वायरस से बैक्टीरिया बना, ना बैक्टीरिया से वायरस बना। पर एक चीज का जवाब दो, वायरस पहले बना या बैक्टीरिया? वायरस पहले आया था 3 बिलियन ईयर्स अगो, बैक्टीरिया बाद में आया है 2 बिलियन ईयर्स अगो। अब मेरे कुछ सवाल का जवाब दे दो जल्दी जल्दी। जब ये बैक्टीरिया आया है, क्या उसमें धरती पर ऑक्सीजन है क्या? तो ये जो पहले बैक्टीरिया बने होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक? तो ये बैक्टीरिया थे एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसा कुछ। पर समझना, पहले जो बैक्टीरिया बने थे ये थे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। राइटिंग पर फोकस मत करो, जब लिखना होगा मैं पूरा लिख दूंगा, आप जान रहे हो ना बेटा। पहले जो बैक्टीरिया थे बेटा वो थे कीमो हेट्रोट्रॉफ, जो खुद अपना भोजन बनाए ऑटोट्रॉफ, जो बना बनाए खाए हेट्रोट्रॉफ। अरे समंदर के पानी में बैक्टीरिया आ चुके हैं, क्या समंदर के पानी में ग्लूकोज वगैरह था? आज नहीं मिलता है, उसमें था ना। तो ये क्या करते थे, बने बनाए केमिकल को, ग्लूकोज को खाते थे। तो ये क्या थे, कीमो हेट्रोट्रॉफ, बने बनाए केमिकल को खाते थे, तो ये थे कीमो हेट्रोट्रॉफ। अब ये बैक्टीरिया बने समंदर के पानी में, ये जो है ग्लूकोज को खा रहे हैं। तो एक टाइम इन्होंने देखा, मां कसम सारा ग्लूकोज खत्म हो रहा है। अरे सारे बैक्टीरिया अगर ग्लूकोज खा जाएंगे तो ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। तो इनको जरूरत महसूस हुई कि अब अपना भोजन खुद को बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद म्यूटेशन से, सबका जवाब म्यूटेशन है, इन्हीं के म्यूटेशन से फिर क्या बने होंगे, ऑटोट्रॉफ। कौन बने होंगे, ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। ये आपको समझ में आ रहेगा। और ऑटोट्रॉफ में पहले बने कीमो ऑटोट्रॉफ। मैं डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा हूं, बॉडी में नहीं है। नाम सुना है आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? बता देता हूं, मेरा मन नहीं मानेगा ना, सुनना। पहले तो मुझे ये ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपना भोजन खुद बनाएंगे। भोजन बनाने के लिए CO2 का रिडक्शन करेंगे, तब जाकर फूड बनेगा ग्लूकोज। प्लांट फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, लाइट साइकिल डार्क साइकिल, समझे? ये CO2 को रिड्यूस करके अपना फूड खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉफ। पर इसको रिड्यूस करने के लिए एनर्जी कहां से लाएंगे, केमिकल से। जैसे आयरन बैक्टीरिया क्या करता है, Fe+2 को कन्वर्ट करता है Fe+3 में, और इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इस इलेक्ट्रॉन की मदद से CO2 से फिर ग्लूकोज बनाता है। नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि फूड अपना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफ। पर एनर्जी ला कहां से रहे हैं, केमिकल से। ये है कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या अभी तक मार्केट में ऑक्सीजन है क्या? तो ये भी होंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रॉफ के म्यूटेशन से कौन बने, फोटो ऑटोट्रॉफ। कौन बने, फोटो ऑटोट्रॉफ। यानी भोजन तो खुद बनाएंगे, पर एनर्जी कहां से लाएंगे, लाइट से। क्योंकि इनके पास ना बेटा क्लोरोफिल आ जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो क्या करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल है, ये सूरज से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्लोरोफिल में उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस केमिकल एनर्जी की मदद से ये किसी को तोड़ते हैं। जैसे H2S को तोड़ा तो H+S, सल्फर बैक्टीरिया। मुझे नहीं समझाना, ये सब मॉडल में नहीं है। और इस हाइड्रोजन की मदद से फिर ये CO2 को तोड़कर फूड बनाते हैं। तो इन्होंने H2S को तोड़ा है, तो ऑक्सीजन जनरेट किए या नहीं किए, नहीं किए। तो ये है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी भोजन खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफ। एनर्जी लाइट से ला रहे हैं, फोटोट्रॉफ। पर सल्फर जनरेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर रहे हैं, नॉन ऑक्सीजन। यानी अभी तक मार्केट में ऑक्सीजन नहीं आई। तो ये भी कैसे होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया। फिर इनके म्यूटेशन से बने हैं ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। इन्होंने क्या किया, बेटा समझो, इन्होंने वाटर को तोड़ दिया, वाटर। और जब वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है क्या? इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। सीक्वेंस समझो, पहले बैक्टीरिया कीमो हेट्रोट्रॉफ, उनके म्यूटेशन से कीमो ऑटोट्रॉफ, उनके म्यूटेशन से नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, उनके म्यूटेशन से ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। तो पहली बार साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या रिलीज की है, ऑक्सीजन। इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की है, यूज नहीं की है। अरे यूज तो तब करते जब इनके पहले वाले रिलीज करते। यह सो में, अरे इनके पहले वाले तो सल्फर रिलीज कर रहे थे। तो ये तो जो साइनोबैक्टीरिया थे, एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक होंगे। पर इन्होंने क्या रिलीज कर दिए, ऑक्सीजन।
और जैसे मार्केट में ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई बेटा, तो धरती के इतिहास पर बहुत बड़ी क्रांति आई है। उस क्रांति को कहते हैं ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। कहाँ लिखा हुआ है? पेज नंबर 171, 72, 172, 172। नीचे नीचे हेडिंग लिखा हुआ है ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। वहां पढ़ो, लिखा हुआ है लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया वाज ए क्रांतिकारी बदलाव इन द इतिहास ऑफ धरती। लिखा हुआ है, अरे ऐसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया वाज ए क्रांतिकारी बदलाव इन द इतिहास ऑफ धरती। अब शाम देखो 10 मिनट में फ्री हो रहे हैं, मेरा साथ देंगे ना? मुझे तो ऑक्सीजन आ चुकी है। वो तो पहले एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग, पर जैसे ऑक्सीजन आएगी ऑक्सीडाइजिंग बन गया। तो पहला बदलाव रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो O2 आ चुकी है, तो क्या बन जाएगी? ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। मुझे तो अगर ओजोन बन गई तो यूवी रेज आना बंद। और याद करो एटमॉस्फेयर में पहले क्या होता था, ये गैसेस थी CH4, अमोनिया, ये सब कुछ याद रहेगा। जब ऑक्सीजन नहीं थी, यूवी रेज थी, तो ये आपस में रिएक्ट कर कर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती थी। कुछ याद आ रहेगा? और सोचो पहली बात तो ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इन सब गैसेस का ऑक्सीडेशन कर देगी ना। अरे मीथेन से CO2 बन जाएगी, इधर ये भी ऑक्सीडाइज, तो एटमॉस्फेयर में ये गैसेस ही नहीं बचेंगी। पहली बात तो ये है सौ में, और साथ ही साथ ओजोन बन गई। तो मुझे तो अब जो है केमिकल इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अरे केमिकल इवोल्यूशन याद आ रहा है? ये सब कुछ ये तब होता था जब ऑक्सीजन नहीं थी और यूवी रेज आती थी, पर अब तो ऑक्सीजन आ गई और यूवी रेज नहीं आ पा रही है, तो केमिकल इवोल्यूशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उसके बाद धरती पर केमिकल इवोल्यूशन होना बंद हो गया है। और जब पिक्चर का पहला हाफ ही नहीं होता तो सेकंड हाफ होना बंद हो गया। तो पहला जीवन बस नॉन लिविंग से आया था, उसके बाद जितने भी जीवन आएंगे वो उसी जीवन से आएंगे। ये समझ में आ रहेगा? आप समझो। तो अभी तक ये जो बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया, एरोबिक या एनारोबिक? हाँ, एनारोबिक। पर इन्होंने ऑक्सीजन बना दी ना, तो इनके बाद वाले क्या सोचेंगे कि माँ कसम ऑक्सीजन आ गई, हम फालतू में एनारोबिक क्यों कर रहे हैं? और इनको पता है कि ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक की तुलना में ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो इन्हीं के म्यूटेशन से फिर क्या बने होंगे? फर्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया। समझ में आ रहेगा? फिर क्या हुआ? इनके म्यूटेशन से, सब म्यूटेशन चल रहा है, तो ये बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं नहीं होते? नहीं होते। तो इन्हीं में म्यूटेशन हुआ। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आए होंगे, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव हुए, और इन्हीं के म्यूटेशन से क्या बना? फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। ये बना है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। मुझे तो सारे बैक्टीरिया कब बने हैं? 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब बना है? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बोले तो प्रोटिस्टा। समझ में आ रहा है क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, प्रोटोजोआ। और एक बार प्रोटोजोआ बन गया तो उसके मॉडिफिकेशन से पोरीफेरा, उसके मॉडिफिकेशन से सिलेंट्रेटा। याद आ रहा है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो उसी एक यूकैरियोटिक सेल से क्या बनी आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी। और यहां से कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी का बनना, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। अगली क्लास में इनसाइड की लाइन बताऊंगा। ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है, और इस कहानी का नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या है ये? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आज की क्लास बंद कर रहा हूं, ऑब्जर्व करो। रुक तो सही बेटा, सांस तो लेने दे मास्टर को, मर जाएगा मास्टर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ये चीज लिखना भी चाहेंगे ना? मैं अगली क्लास में ये पूरा एज इट इज वापस लिख दूंगा, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर उस क्लास में भी मैंने पढ़ाया, सुन लो ना। तुम बात ही नहीं मानते हो, बहुत नालायक हो। मैंने उस क्लास में पढ़ाया, बढ़िया लिखा, सेम टू सेम ये लिखा है। अरे ये आज का ये बे, ये देख 8 फरवरी 2025 उस क्लास का मैंने फोटो ले लिया, ये अभी मैं ब्रॉडकास्ट भी कर दूंगा।
मैं अगली क्लास में पूरा लिखूंगा, आपको लिखने का समय भी दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? अरे ठीक है ना? या तो ऐसा कर लेते हैं, बहुत दुखी करते हो तुम मुझे। अभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं क्लास से चला जाऊं, उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं मालूम। समझ रहे हो ना? समझदार को इशारा काफी है, मेरे सामने नहीं। हम दोनों चीज कर लेंगे, मैं अगली क्लास में ये पूरा लिख दूंगा, ठीक है? मैं लिख, ओ हाँ, अरे क्या पिछले पिछले करते रहते हो। हमारी अगली क्लास आएगी मंडे को, और मंडे को पहली क्लास है। पहली क्लास मतलब 7 बजे। तो ऐसा कर सकते हैं, मैं 6:30 आ जाऊंगा। मैं जितनी, तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा, लिखने के लिए, ठीक है? और जिसको लिखना हो वो भी जल्दी आ जाएगा, और जब ब्रॉडकास्ट से लिखेगा वो तो ठीक है ही सही। अरे यार, फिर तुम इसको अगली क्लास में घंटे भर तक लिखोगे, फिर पीछे हो गए हम। समझ रहे हो क्या? तो मेरा साथ नहीं दे रहे हो क्या? मैं मना नहीं कर रहा, मैं 6:30 आकर लिखना शुरू कर दूंगा। जिसको क्लास में लिखना हो वो भी जल्दी आ जाएगा। अरे पढ़ाना तो 7 बजे शुरू करूंगा ना, पर जिसको लिखना होगा वो भी टाइम से आ जाएगा। बाकी जो नहीं लिखना चाहता है मैं भी ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। अभी छुट्टी नहीं कर रहा हूं, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, ऑब्जर्व करो। वादा हुआ था 1:45 का, तुमने टाइम दिया था मुझे, नाटक मत करो। मौका देंगे। देखो यहां तक तो हैंड राइटिंग बढ़िया चली ना, इधर वाली में रायता फैल गया। तो जो ब्रॉडकास्ट करूंगा ना, इधर वाले भी बढ़िया लिखा हुआ है ना? और अगली क्लास में पूरा लिख दूंगा, कह तो रहा हूं ना बच्चों। अभी अगर देखा जाए हम बगल वाली क्लास के बराबर हैं। तुम्हें 100 में तो कुछ आया नहीं। एक सवाल पूछ रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट, सोच के जवाब दें। कितनों को आज का लेक्चर समझ में आया? मैं याद होने की बात नहीं कर रहा, समझ में आ गया क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? रिवाइज करके आओगे तो फिर समझ में आ जाए। ये बाहर कौन खड़ा है? ओ ठीक है, चलो 1 मिनट और ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं भाग जाऊंगा। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। वाज, मैं शाम में कैसे बोलूंगा, मेरा गला दुख रहा है।